और कोई क्वेश्चन तो नहीं था, आगे बढ़ते हैं ना। 21वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। लेट एफ जेड कह रहा है 1/z है, तो फिर बात कर रहा है एनालिटिसिटी की, सीआर इक्वेशंस की, और कॉन्टिन्यूटी की भी बात कर रहा है, और डिफरेंशियबिलिटी की भी बात कर रहा है। अगर मैं एनालिटिसिटी की ही बात कर लूं, एफ जेड जो होगा वो मेरा 1/z है, अगर मैं इसका जेड बार के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करूं तो जीरो ही आ रहा है, यानी कि ये हर जगह डिफरेंशिएबल है। हम क्या कहेंगे, ये डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। बट अब इसकी डोमेन का ध्यान रखना, इसकी डोमेन का तुम्हें ध्यान रखना है, क्या एवरीवेयर एक्सेप्ट, एक्सेप्ट एट जीरो, क्योंकि जीरो पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, उसको छोड़ के हर जगह पे ये क्या है अपना, डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो पहले वाले में कह रहा है कि एफ इज एनालिटिक फॉर ऑल जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये बात सही है। जीरो को छोड़ दो, अगर तुम जीरो को अगर मैं छोड़ दूं तो उसको छोड़ के हर जगह पे, अब देखो हम बात कर रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी की, डिफरेंशिएबिलिटी से एनालिटिक क्यों लिख रहा है, क्योंकि देखो मान लो ये वाला पॉइंट है अपना जीरो, यहां पे जो है मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो तुम्हें रेड पॉइंट दिख रहा है यहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है, छोड़ के इसको दुनिया का जो भी पॉइंट लोगे वहां पे जो है मेरा फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। अब अगर मैं जीरो के कितना भी नजदीक एक पॉइंट बना लूं, मान लो ये मेरा जीरो है, जीरो के कितना भी नजदीक मैं एक पॉइंट बना लूं, वहां पे मैं एक छोटा सा नेबरहुड जरूर से जरूर बना ही लूंगा, जिसके अंदर सारे के सारे इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स के ऊपर जो मेरा फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल मिलेगा, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर भी मेरा फंक्शन एनालिटिक हो जाएगा। तो जीरो को छोड़ के इस दुनिया के हर पॉइंट के हर नेबरहुड पे जो हर हर पॉइंट के किसी ना किसी नेबरहुड पे जो है मेरा फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल रहेगा। तो मैं ये कह सकता हूं ना कि वो एनालिटिक होगा, छोड़ के किसको, जीरो को। तो यही बात ठीक हो जाएगी, है ना, ये बात सही है। दूसरे में कह रहा है एफ सेटिस्फाई सीआर इक्वेशन, एफ जो है सीआर इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है बट नॉट एनालिटिक फॉर z इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब ये सीआर इक्वेशन हर जगह कहां सेटिस्फाई कर रहा है, जीरो पे तो नहीं कर रहा। ये वही वाला तो पॉइंट निकाल के देता है जहां पे फंक्शन सीआर इक्वेशन होल्ड करता है, तो जीरो पे तो नहीं कर रहा है, जीरो को तो छोड़ना ही पड़ेगा, डोमेन में ही नहीं है। एफ डज नॉट सेटिस्फाई सीआर इक्वेशंस फॉर ऑल जेड नॉट इक्वल टू जीरो। कह रहा है जेड नॉट इक्वल टू जीरो पे अपना जो फंक्शन है वो सीआर इक्वेशन नहीं सेटिस्फाई कर रहा, बट हम तो कह रहे हैं कि कर रहा है, जीरो को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट्स पे सीआर इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। एफ इज कॉन्टिन्यूस ओनली बट नो वेयर डिफरेंशिएबल, कह रहा है एफ सिर्फ कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल नहीं है। जीरो पे तो ये कॉन्टिन्यूस भी नहीं है, जीरो पे देखो तो डिफाइन ही नहीं है, तो कॉन्टिन्यूटी की तो बात ही नहीं होगी, डिफरेंशिएबिलिटी की तो दुनिया जहान के पॉइंट है, तो ये कह रहा है कि नो वे डिफरेंशिएबल है, तो ये बात भी गलत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एफ जेड हमें ये दिया हुआ है, वरुण प्रताप गुड इवनिंग, ये फंक्शन दिया हुआ है, सी आर इक्वेशन आर सेटिस्फाइड एट दिस दिस दिस, और डेरिवेटिव की वो बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपना फंक्शन है उसका भी हम क्या कर सकते हैं, जेड बार के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करा सकते हैं। जेड बार के रिस्पेक्ट में जब मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव कराऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2z बार। अगर मैं जीरो के बराबर रखूं तो जेड बार इज इक्वल टू जीरो आ रहा है, यानी कि जेड बार अपना जीरो आ रहा है, जेड बार अपना क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, यानी कि मैं यहां से क्या कह सकता हूं कि जेड मेरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जेड जो है मेरा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। तो हम क्या कहेंगे कि जो अपना फंक्शन है, सी आर इक्वेशन आर सेटिस्फाइड एट ओरिजिन, पहले वाले में क्या कह रहा है, सी आर इक्वेशन आर सेटिस्फाइड एट ओरिजिन, दूसरे में कह रहा है कि एफ डैश जीरो जो है वो जीरो होगा, जीरो के ऊपर जो डेरिवेटिव आएगा वो जीरो आएगा। बट दूसरे में क्या कह रहा है कि सी आर इक्वेशन जो सेटिस्फाइड है ओरिजिन पे, बट एफ डैश जीरो एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि हमें जीरो के ऊपर इसका क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन भी करके देखना पड़ेगा, एफ डैश जीरो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है सूर्या, यूपी टीजीटी के लिए ना वैसे तुम अगर जीआईसी और एलटी ग्रेड वाला बैच ले लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, नया बैच है, नए सवाल कवर किए हुए हैं, तो जीआईसी और एलटी ग्रेड वाला बैच ले लो, वो भी 2000 का ही है वैसे तो, उतने का ही पड़ रहा है, तो उसके अंदर तुम्हारा जीआईसी एलटी सब कुछ कवर हो जाएगा यूपी का। ठीक है सूर्या, तो यूपी टीजीटी के लिए ना एलटी वाला ले लो। तो कॉशी रीमान इक्वेशन आर सेटिस्फाइड एट ओरिजिन बट एफ डैश जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, या एफ डैश जीरो जीरो आएगा। अब ये कैसे पता लगेगा कि फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो के ऊपर क्या है, ये तुम्हें निकालना पड़ेगा। अब इसका डेरिवेटिव जीरो के ऊपर कैसे निकालेंगे, देखो एफ डैश जीरो निकालते हैं, तो एफ डैश जीरो लिमिट से निकाल दे,
लिमिट z अप्रोचेस टू 0, z बार का स्क्वायर और z माइनस का 0 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू 0 है और अपॉन में z माइनस 0 आ जाएगी। ठीक है, ये लिमिट निकालते हैं। जब मैं लिमिट निकालूंगा तो लिमिट z अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे हो जाएगा z कॉन्जुगेट का स्क्वायर अपॉन में z स्क्वायर। क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ये कैसे पता लगेगा? z को मैं r e रेज टू द पावर आयटा थीटा मान लूंगा, इससे करेंगे है ना। z का कॉन्जुगेट उस सिचुएशन में क्या होगा, r e रेज टू द पावर माइनस आयटा थीटा, ये हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो ये हो जाएगा लिमिट z अप्रोचेस टू 0, ये अपना क्या बन जाएगा, z कॉन्जुगेट का स्क्वायर, तो r स्क्वायर करेंगे e रेज टू द पावर माइनस का 2 आयटा थीटा और अपॉन में r स्क्वायर e रेज टू द पावर 2 आयटा थीटा, ये हो जाएगा। r स्क्वायर से r स्क्वायर कट रहा है, थीटा पे डिपेंड कर रही है लिमिट, लिमिट थीटा पे डिपेंड कर रही है, तो फंक्शन मेरा 0 के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो एफ डैश 0 जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। एफ डैश 0 मेरा क्या आएगा, डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनालिटिक फंक्शन, पूछ रहा है इनमें से कौन सा फंक्शन अपना एनालिटिक है। तो पहले फंक्शन को देखो, पहला फंक्शन अगर तुम ध्यान से देखो तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ई रेज टू द पावर y प्लस आयटा एक्स। अगर मैं इसके अंदर से आयटा और कॉमन निकाल लूं तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस आयटा वाई, एक्स माइनस आयटा वाई बन जाएगा। और अगर मैं इसको देखूं तो ये आयटा z कॉन्जुगेट बन रहा है, आयटा z कॉन्जुगेट बन रहा है ना। तो ये पूछ रहा है कि एनालिटिक है कि नहीं है। अब z कॉन्जुगेट का जो फंक्शन होता है वो कभी भी एनालिटिक नहीं होता, तुम्हें पता है। जिस फंक्शन के अंदर पूरा का पूरा z कॉन्जुगेट आता है वो कभी भी एनालिटिक नहीं होता। तुम जब इसका डिफरेंशिएशन करके निकालोगे तो एनालिटिसिटी का कोई पॉइंट नहीं निकलेगा। निकलेगा क्या बताओ, जब z बार के रिस्पेक्ट में इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये हो जाएगा ये और इनटू में आयटा, इसको हम रख देंगे 0 के बराबर। क्या ये कभी 0 हो पाएगी सिचुएशन, ये कभी 0 नहीं हो पाएगा, तो ये नो वेयर एनालिटिक फंक्शन है। ये तो गलत हो गया। दूसरे वाला देखो, क्या दूसरे वाला कहीं पे एनालिटिक होगा? इसको उड़ाएंगे हम सी आर इक्वेशन से, क्योंकि इसके अंदर u दिया हुआ है मेरे को एक्स वाई और v दिया हुआ है मेरे को y। अगर मैं यहां से u x निकालूंगा तो y आएगा, अगर मैं u x निकालूंगा तो y आएगा और u y निकालूंगा तो x आएगा, v x निकालूंगा तो 0 आएगा, v y निकालूंगा तो 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपना u x को अगर मैं v y के इक्वल रखता हूं तो यहाँ से y की वैल्यू एक तो 1 आ गई, और u y को अगर मैं माइनस वी एक्स के इक्वल रखता हूं तो x की वैल्यू 0 आ गई। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल है, एनालिटिसिटी की तो बात ही छोड़ दो, ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल है। एनालिटिक यानी कि एंटायर फंक्शन की वो बात कर रहा है एक तरीके से। अब ई रेज टू द पावर जेड कॉन्जुगेट ये तो है ही नहीं है, तो हमने देख लिया ई रेज टू द पावर जेड कॉन्जुगेट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई रेज टू द पावर जेड कॉन्जुगेट ही आएगा, वो कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, अगला, मिलने थॉमसन मेथड इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट। मिलने थॉमसन मेथड का हम इस्तेमाल किस चीज के लिए करते हैं, कैसा फंक्शन बनाने के लिए करते हैं, एनालिटिक फंक्शन बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, अगला, ए रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ये बहुत बढ़िया सवाल है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट की कैटेगरी के अंदर। तुम कहोगे ऐसा क्या है सर इसके अंदर, ए रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का रियल वैल्यूड फंक्शन कह रहा है, एफ जेड बनाना है, जेड का ही बनाना है, बट वो रियल वैल्यू देना चाहिए। उसका डेरिवेटिव क्या बनेगा भाई, जैसे मान लो हम इसको भी वैसे तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का कह सकते हैं, रियल वैल्यूड है, इसका तो डिफरेंशिएशन 0 होगा। बिल्कुल, वरुण ने तुरंत बता दिया कि रियल वैल्यूड फंक्शन है तो ये होगा, उसका डेरिवेटिव 0 होगा। बिल्कुल सही बात है। बट कल की अगर तुम्हें क्लास याद है तो हमने एक बहुत बढ़िया फंक्शन शुरू के शायद फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन के अंदर ही डिस्कस किया था। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने लिखा था एफ जेड इज इक्वल टू मोड जेड। याद है मोड जेड फंक्शन? मोड जेड फंक्शन याद है? ये क्या था, ये फंक्शन क्या था, ध्यान हो अगर तुम्हें, क्या ये फंक्शन नो वेयर डिफरेंशिएबल नहीं था? अगर तुम्हें ध्यान हो तो ये डिफरेंशिएबल ही नहीं आया था, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं था। और अगर मैं तुमसे बात करूं, क्या ये रियल वैल्यूड नहीं है? z का जो मोड होता है वो रियल वैल्यूड नहीं होता क्या? ये एक रियल वैल्यू ही तो आएगी, ये एक रियल वैल्यू ही तो होगी। तो जो अपना फंक्शन का, जो अपना रियल वैल्यूड फंक्शन होगा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का, या तो उसका डेरिवेटिव 0 आएगा या उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करेगा।
तो दोनों सिचुएशन हो सकती है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। इसीलिए कह रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर ए ऑप्शन करके तुम फंस सकते हो। ऐसे भी फंक्शन बनाए जा सकते हैं जो डिफरेंशिएबल ना हो, रियल वैल्यूड हो बट डिफरेंशिएबल ना हो। अगला ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। लेट आर बी ए रीजन, एक इसके ऊपर हमने एक एनालिटिक फंक्शन बनाया है, इसके ऊपर हमने क्या बनाया, एक एनालिटिक फंक्शन बनाया है, और एक ऐसा सी एग्जिस्ट कर रहा है जिससे जो अपना मोड ऑफ एफ जेड है वो लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एफ सी है। कुल मिला के बात ये है कि यहां से तो फंक्शन को एनालिटिक कर दिया डोमेन पे, और यहां से उसको बाउंडेड कर दिया। तो बाउंडेड हो गया, एनालिटिक हो गया, तो लियोविल्स थ्योरम लग जाएगी। लियोविल्स थ्योरम क्या कहती है, एक फंक्शन अगर एक डोमेन के ऊपर एनालिटिक है और बाउंडेड है तो वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लियोविल्स थ्योरम लग जाएगी सीधी सीधी। ठीक है। हाँ भाई, ये वाला क्वेश्चन देखो, कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला आ गया। द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल दिस वेयर सी इज ए यूनिट सर्कल मोड जेड इज इक्वल टू 1, ये कह रहा है। ई रेस टू द पावर जेड तो अपना एंटायर फंक्शन होता है, इसकी तो कोई सिंगुलैरिटी होती ही नहीं, तुम्हें पता है। ई रेस टू द पावर जेड की का किसी में भी देख लो, कहीं सिंगुलैरिटी मिलेगी ही नहीं। तो सिंगुलैरिटी नहीं मिलेगी तो उस डोमेन के अंदर, उस रीजन के अंदर इसकी कोई सिंगुलैरिटी नहीं होगी। और कोशी की थ्योरम, पहली ही जो थ्योरम कहती है वो यही कहती है, अगर फंक्शन अपना एनालिटिक है डोमेन के अंदर तो उसका इंटीग्रल जो अपना बनता है उस कंटूर के अंदर क्या आता है, जीरो आता है ना। दूसरा आसान आसान से थोड़े सवाल है शुरू में, अच्छे क्वेश्चन भी हैं। जैसे कि ये दिख रहा है, मैंने इससे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तुम्हें डिस्कस कर ही दिए थे, अगर तुम्हें ध्यान होंगे तो तुम्हें थोड़े से बच्चे वाले लगेंगे। हम जब थ्योरी कर रहे थे तब इससे तो काफी टफ टफ क्वेश्चन मैंने करा दिए थे। ये जो अपना है ये क्या है, एक यूनिट, ये अपना एक सॉरी ओरिजिन के सेंटर्ड, ओरिजिन के ऊपर सेंटर्ड एक सर्कल बन रहा है जिसकी रेडियस 2 है ना, जिसकी रेडियस क्या है, 2 है। तो अगर फंक्शन देखूं तो इसकी सिंगुलैरिटी 1 इसके अंदर जा रही है ना, इसकी सिंगुलैरिटी जो 1 है वो इसके अंदर जा रही है। तो इसका जो इंटीग्रल बनेगा वो क्या बनेगा, 2 पाई आयटा एफ ऑफ 1। यहाँ पे जो एफ जेड का काम कर रहा है वो क्या काम कर रहा है, ई रेस टू द पावर जेड कर रहा है। तो हो जाएगा 2 रेस टू द पावर 2 पाई आयटा और ई, 2 पाई आयटा और ई हो जाएगा। ठीक है, आसान से सवाल है। अगला ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला अपना जो सर्कल है यूनिट सर्कल है जिसका सेंटर किसके ऊपर है, जीरो के ऊपर है। मैं थोड़े से फिगर रफ बनाता हूँ नहीं तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, वैसे सीधी लाइन खींच के और सर्कल बना के बहुत टाइम लग जाएगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। अगर मैं इसकी क्या देखूं, सिंगुलैरिटीज देखूं, तो इसकी जो सिंगुलैरिटीज बन रही है देखो, यहां से तो 0 आ रही है और यहां से +-2 आ रही है। तो जो +-2 है वो तो बाहर जाएंगी, +-2 तो इससे बाहर मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ 0 वाली सिंगुलैरिटी मिलेगी। तो ये मेरा एफ जेड है और ये इसकी सिंगुलैरिटी है नीचे वाली। जो मेरा एफ जेड है वो क्या बन रहा है, z² + 3 अपॉन में z² - 4, ये बन रही है इसका फंक्शन। तो अगर इसका देखेंगे तो ये क्या बनेगा, 2 पाई आयटा एफ ऑफ 0, फंक्शन के अंदर क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो 2 पाई आयटा z की जगह अगर मैं 0 रख दूंगा तो हो जाएगा 0 + 3 अपॉन में 0 - 4, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इसको कैंसिल कर देगा 2 पे, तो -3/2 पाई आयटा हो जाएगा, है ना, -3/2 पाई आयटा हो जाएगा। बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट, और भाई साहब बहुत भयानक सवाल दिख रहा है, बट जो जितना बड़ा सवाल होता है वो उतनी ही तेजी से गिरता है आके। अगर मैं ये सर्कल देखूं, ये जो सर्कल है अपना, इसका सेंटर 0 है, रेडियस इसकी -1/4 मतलब 1/4 है। यहाँ पे जो सिंगुलैरिटीज हैं वो है 2 and -2, यहाँ पे जो सिंगुलैरिटीज है वो है 3 - 3, और यहाँ पे सिंगुलैरिटी है 1। तुम देख रहे हो कोई सी भी सिंगुलैरिटी इस रीजन के अंदर तो नहीं आएगी, आएगी क्या, कोई भी सिंगुलैरिटी इस रीजन के अंदर नहीं आएगी, यानी कि ये फंक्शन जो है अपना इस डोमेन के अंदर एनालिटिक बन रहा है, तो इसलिए 0 हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखो, बहुत बढ़िया सवाल है, वेरी 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 गुड क्वेश्चन। तो यहां पे अगर मैं ये देखूं तो ये अपना रीजन है, यूनिट सर्कल है, ओरिजिन है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है। देख रहे हो इसकी सिंगुलैरिटी 0 पे है। जो मेरा एफ जेड है वो क्या है, यहाँ पे जो मेरा एफ जेड है वो मोड जेड है। अगर मैं देखूंगा तो ये क्या बनेगा, 2 पाई आयटा एफ ऑफ 0, ये होगा। अब मन क्या करेगा कि सर इसके अंदर 0 रख दो, जो मोड जेड है उसके अंदर क्या रख दो, 0 रख दो, है ना। बट अगर तुम्हें ध्यान हो तो जो अपना
कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला होता है, उसके अंदर जो हम ये एफ जेड मान के चलते हैं, इस एफ जेड को हम कहते हैं कि ये जो है अपना सिंगुलैरिटी इसको छोड़ के बाकी पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंशिएबल तो होना चाहिए। हम ये कंडीशन चेक करना, उसमें हम क्या कहते हैं, क्योंकि कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला, चलो यहाँ पे तो सिंगुलैरिटी ये है वन ऑर्डर की है, अगर मैं इसकी सिंगुलैरिटी मान लो यहीं पे इसको 3 ऑर्डर की सिंगुलैरिटी कर देता, तो जो बनाते हो एफ डबल डैश 0 बनाते तुम यहाँ पे। उस केस में तुम क्या बनाते, अगर जेड क्यूब होता तो एफ डबल डैश 0 बनाते। और अभी अभी मैं पीछे बता रहा था ये फंक्शन तो डिफरेंशिएबल होता ही नहीं है। ये फंक्शन अगर मेरा डिफरेंशिएबल नहीं होता है तो फिर तो ये सोल्व ही नहीं होगा आगे, है ना। तो इसलिए जो यहाँ पे जो अपना एफ जेड कंसिडरेशन के अंदर होता है ना एनालिटिक के अंदर, सिंगुलैरिटीज को छोड़ के बाकी पॉइंट्स के ऊपर वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जो इसका जो ये आंसर है ये हम डज नॉट एग्जिस्ट मार्क करेंगे। समझ आ रही है मेरी बात। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखो, अच्छा सवाल है। अगर हम इसकी सिंगुलैरिटीज को स्प्लिट करें तो ये जेड स्क्वायर ई रेज टू द पावर 2z, और नीचे जो है ये क्या बनेगा, जेड प्लस आयटा और जेड माइनस आयटा, ये बनेगा, ठीक है। सॉरी, जो सर्कल है सेंटर तो 0 ही है, बट जो उसकी रेडियस है वो 2 है, ये 2 है, ये वाला -2 है। अच्छा, एक सिंगुलैरिटी जो आयटा है वो तो यहां दिखेगी, एक जो माइनस आयटा है वो यहां दिखेगी, ठीक है। दोनों ही सिंगुलैरिटी इसके अंदर जा रही है, तो हमें दोनों के लिए अलग अलग सोल्व करना पड़ेगा। तो अगर मैं देखूंगा तो ये मेरा बन जाएगा 2 पाई आयटा, तो बाहर आ जाएगा। एक बार तो मेरे को क्या फंक्शन मानना पड़ेगा, एक बार तो मेरे को आयटा के लिए बनाना पड़ेगा फंक्शन, और एक बार मेरे को माइनस आयटा जो सिंगुलैरिटी है उसके लिए बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो मैं थोड़ा सा सीधा कर रहा हूं, समझ जाना। आयटा के लिए ये वाली सिंगुलैरिटी जब लोगे, जब ये वाली सिंगुलैरिटी लूंगा तो जो मेरा फंक्शन कंसीडर होगा वो ये वाला होगा, इसको छोड़ के ये वाला होगा। इसके अंदर मैं क्या रख दूंगा, आयटा रख दूंगा। जब इसके अंदर मैं आयटा रख दूंगा तो वो बन जाएगा आयटा स्क्वायर, तो यानी कि -1 होता है, ई रेज टू द पावर 2 आयटा, और नीचे आयटा प्लस आयटा हो जाएगा 2 आयटा प्लस में। अब माइनस आयटा के लिए अपना कौन सा फंक्शन कंसीडर होगा, माइनस आयटा ये वाली सिंगुलैरिटी है तो इसके लिए फंक्शन कंसीडर होगा ये वाला, ठीक है। यहाँ पे जेड की जगह माइनस आयटा रखेंगे। माइनस आयटा का स्क्वायर कितना होगा, -1 ही होगा, ई रेज टू द पावर माइनस का 2 आयटा, और अपॉन में यहाँ पे क्या कर दिया ये, हाँ यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस का 2 आयटा, ठीक है। ये हो जाएगा अपना माइनस का 2 आयटा। तो यहाँ पे जो है माइनस से माइनस कट जाएगा। ये अपना क्या बन रहा है देखो, 2 पाई आयटा, उसको इनको ठीक से लिखना पड़ेगा अपना। डिवीजन में तो आ रहा है 2 आयटा, ऊपर आ रहा है अपना ई रेज टू द पावर -2 आयटा, माइनस में ई रेज टू द पावर 2 आयटा। इसमें से माइनस और कॉमन लेना पड़ेगा। जब इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो 2 पाई आयटा यहाँ बन जाएगा ई रेज टू द पावर 2 आयटा, माइनस में ई रेज टू द पावर -2 आयटा, और अपॉन में आ रहा है 2 आयटा। ये किसका, ये जो है अपना, ये किसका फॉर्मूला है। अगर मैं बात करूं तो ये फॉर्मूला मेरा जो है वो किसका फॉर्मूला है बताओ। मैंने एकदम सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे को कराया था, एकदम सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन कराया था कि नहीं कराया था बताओ। एकदम एग्जैक्टली ऐसा का ऐसा क्वेश्चन जो है हमने किया था। क्या ये वाला जो मेरा एक्सप्रेशन है ये साइन 2 का नहीं है, क्या ये वाला जो मेरा एक्सप्रेशन है ये साइन 2 का नहीं है, तो माइनस का 2 पाई आयटा साइन 2 बन जाएगा, ठीक है। एग्जैक्टली सेम ऐसे ही मैंने क्वेश्चन तुम्हें कराए भी थे होम उसमें, क्लास के अंदर ध्यान होंगे मेरे को लग रहा है। तो यहाँ पे अपनी सिंगुलैरिटी तुम देख पा रहे हो 1 आ रही है इसके अंदर सिंगुलैरिटी, इसके अंदर जो सिंगुलैरिटी आ रही है वो कौन सी आ रही है, 1 आ रही है। और कितने ऑर्डर की है, 3 ऑर्डर की है। एफ जेड जो कंसिडर होगा वो होगा जेड ई रेज टू द पावर जेड। अगर मैं यहां से इसको सोल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 2 पाई आयटा एफ डबल डैश 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, जेड जेड प्लस 1 ई रेज टू द पावर जेड। एक बार और कर देंगे तो ये जेड प्लस 2 हो जाएगा, है ना, ई रेज टू द पावर जेड। तो यहाँ पे अपने को क्या रखना है, 2 से 2 कटेगा, ये पाई आयटा हो जाएगा, उसके अंदर 1 रख दो। जब उसके अंदर मैं 1 रख दूंगा तो 1 + 2 और ई बन जाएगा, ये हो जाएगा अपना 3 पाई आयटा ई। तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगला, कंसिडर द स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं उनको कंसिडर करना है।
इफ ए फंक्शन एफ इज एनालिटिक थ्रू आउट ए सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी, तो फिर उसका जो क्लोज कंटूर के ऊपर इंटीग्रल होगा वो जीरो होगा। ये सही बात है, ये कोशी की थ्योरम है सीधी सीधी, ये तो अपनी कोशी थ्योरम लिखी हुई है। ठीक है, कह रहा है एफ इज ए कॉन्टिन्यूस। अब देखो यहाँ पे क्या कर दिया, एफ जो है वो कॉन्टिन्यूस बता दिया, इंटीग्रल जीरो कर दिया, तो फिर वो एनालिटिक होगा। ये बात भी सही है, क्योंकि कन्वर्स जो थी, ये कौन सी थ्योरम है, इस थ्योरम का कोई नाम बताना चाहेगा? मैंने स्पेशली तुम्हें इसका नाम बता के ही करवाई थी ये थ्योरम। कोशी थ्योरम का जो कन्वर्स होता है वो कौन सी थ्योरम बताती है? कोशी थ्योरम का जो कन्वर्स होता है वो कौन सी वाली थ्योरम से आता है, बताओ कौन सी थ्योरम है ये? कोई एनीवन, जल्दी देख के मत बताना। जल्दी बताओ, नहीं है ध्यान? ये कौन सी थ्योरम है? मोरेरा थ्योरम है। कौन सी थ्योरम है ये? मोरेरा थ्योरम है। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, बोथ S1 एंड S2 आर ट्रू। 35 पे देखो, दो इंटीग्रल दे रखे हैं अपने को। ठीक है, I1 दे रखा है और एक I2 दे रखा है। I1 दे रखा है मोड z इज इक्वल टू 2 के ऊपर, और I2 दे रखा है मोड z इज इक्वल टू 1 के ऊपर। ठीक है, जो आसान दिख रहा है पहले उसको उठा लो। यहाँ पे 4 ऑर्डर की सिंगुलैरिटी है, यहाँ पे 2 ही ऑर्डर की है। ये उठा लेते हैं, पहले इसको कर लेते हैं, क्योंकि देखो I2 के अंदर चारों आंसर भी अलग अलग है, तो इससे ही पता लग जाएगा। तो अगर मैं I2 के अंदर देखूं, I2 के अंदर ये है अपना साइन 3z अपॉन में z स्क्वेयर डी जेड। यहाँ पे जो अपना एफ जेड का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? साइन 3z कर रहा है। तो अगर मैं इंटीग्रल निकालूंगा तो क्या आएगा? 2 पाई आयटा एफ डैश जीरो, 2 पाई आयटा एफ डैश जीरो। कोई बात नहीं अब्दुल रहमान। तो जब मैं यहाँ पे डेरिवेटिव करूंगा तो ये हो जाएगा 3 कोस 3z, 3 कोस 3z, ये हो जाएगा। जब उसके अंदर तुम जीरो रखोगे, उसके अंदर जब हम जीरो रखेंगे, एफ डैश जीरो निकालेंगे, तो एफ डैश जीरो अपना कितना आएगा? 3 आएगा। यहाँ पे 3 रख दो तो ये 6 पाई आयटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा अपना? 6 पाई आयटा। अब 6 पाई आयटा एक में ही दे रखा है बस, डी ऑप्शन के अंदर, तो डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, बोलो नेक्स्ट। ये वाला फंक्शन कह रहा है कि इसकी सिंगुलैरिटीज दे रखी है। अब सिंगुलैरिटी के बढ़िया बढ़िया सवाल आएंगे, जिसके अंदर हमें सिंगुलैरिटी पता करनी पड़ेगी, आइसोलेटेड है, नॉन आइसोलेटेड है, एसेंशियल है, मजेदार सवाल आएंगे आगे। तो यहाँ पे इसकी 3 सिंगुलैरिटी दिख रही है, 0, -1, -2। ठीक है, कह रहा है ऑर्डिनरी पॉइंट्स है। ऑर्डिनरी पॉइंट्स यानी कि जो जहां पे फंक्शन एनालिटिक होता है, तो ये तो गलत है। दूसरे में कह रहा है कि आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट, और ये कह रहा है नॉन आइसोलेटेड। अब तुम खुद बताओ, क्या ये आइसोलेटेड है या नॉन आइसोलेटेड है? ये आइसोलेटेड है या नॉन आइसोलेटेड है? यहाँ पे हो जाएगा अपना, एक तो अपनी सिंगुलैरिटी है -1, एक है 0 और एक है 2। ये आइसोलेटेड है कि नॉन आइसोलेटेड है? साफ साफ दिख रहा है आइसोलेटेड है ना। इनके इनके आसपास एक ऐसा नेबरहुड बनाया जा सकता है जहां पे कोई दूसरी सिंगुलैरिटी ना मिले। तो जब ऐसा नेबरहुड तुम बना पाओ जहां पे दूसरी सिंगुलैरिटी ना मिले, तो वो अपनी कैसी हो जाती है? आइसोलेटेड हो जाती है। तो ये आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स है। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि फंक्शन दिया हुआ है 5/पाई tan ऑफ पाई बाई 2z। तो ओरिजिन कह रहा है वो क्या है? ओरिजिन पहले वाले में तो कह रहा है कि सिंगुलर पॉइंट ही नहीं है, ये बात तो गलत है, सिंगुलर तो है। अब बात आती है वो आइसोलेटेड है कि नॉन आइसोलेटेड। अब कैसे पता करोगे? मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से ये चीज कराई थी, तो मेरे को उम्मीद है कि मैं एक लाइन बोलूंगा तो तुम समझ जाओगे। तुम मुझे ये बताओ, ये जो नीचे वाला है ये 0 से तो आएगा नहीं, ये पोल जैसी सिंगुलैरिटी से आएगा। जो ये नीचे वाला है ये पोल जैसी सिंगुलैरिटी से आएगा, फंक्शन के 0 से नहीं आएगा। और पोल जैसी सिंगुलैरिटी का जो लिमिट पॉइंट बनता है, पोल जैसी सिंगुलैरिटीज का जो लिमिट पॉइंट बनता है वो हमेशा नॉन आइसोलेटेड होता है। तो अगर मैं इसको सीधा नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट लिखूं, तो क्या तुम्हारे को ये बात समझ में आई कि नहीं आई, या पूरा करके बताऊं? क्योंकि पोल जैसी सिचुएशन से जब हम लिमिट पॉइंट निकालते हैं तो नॉन आइसोलेटेड आता है, और जीरो जैसी सिंगुलैरिटी, फंक्शन की जीरोज से जो हम निकालते हैं, फंक्शन की जीरोज से जो निकालते हैं, जैसे कि अब मैं तुम्हें यहां ये कहता कि साइन 1/z फंक्शन दे रखा है, अगर मैं सिर्फ इतना ही लिख दूं, साइन 1/z लिख दूं, बस ये फंक्शन दे रखा है। अब मैं तुमसे कहूं कि z इज इक्वल टू 0, कैसी सिंगुलैरिटी है? आइसोलेटेड या नॉन आइसोलेटेड? अब यहां पे जो 0 निकलेगी वो लिमिट पॉइंट ऑफ क्या निकलेगा? जो 0 निकलेगा वो लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज निकलेगा।
जो अपना z इज इक्वल टू 0 होगा वो लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोस होगा, यहाँ पे पोल जैसा नहीं होगा। तो यहाँ पे जो होगा अपना, यहाँ पे आइसोलेटेड होगा, यहाँ पे अपना क्या होगा, आइसोलेटेड होगा। ठीक है, नेक्स्ट। और तुम्हारे को इतना कॉम्प्लिकेट भी नहीं करना है, तो ऐसे भी समझ सकते हो, अगर फंक्शन ऊपर हुआ, हाँ मैंने सीधा रिजल्ट भी लिखवाया था। तुम्हें इतना भी ध्यान रखना है कि अगर फंक्शन ऊपर रखा हुआ है तो फिर उससे आइसोलेटेड बनेगा, क्योंकि ऊपर वाले से जीरो निकलती है, नीचे वाले से पोल जैसी सिंगुलैरिटी निकलती है। तो नीचे लिखा हुआ है तो वो नॉन आइसोलेटेड बनेगा, ऊपर लिखा हुआ है तो आइसोलेटेड। तुम ऐसे भी याद कर सकते हो, बट मैं कहूंगा ऐसा क्यों करना जब अपने को पता ही है रिजल्ट अच्छे से। अगला, अब जैसे ये है, अब यही है, जैसे यहाँ पे बहुत बड़ी, ये वही सवाल आ गया जो मैं अभी बता रहा था। यहाँ पे जो अपने को फंक्शन दे रखा है वो दे रखा है साइन 1/z-1। अब मेरे को बिना पेन टच के इसका आंसर बताओगे तुम, विदाउट टचिंग योर पेन तुम मेरे को इसका आंसर बताओगे। अब यहाँ पे वन सिंगुलैरिटी तो दिख रही है, z इज इक्वल टू 1, मेरे को इसकी सिंगुलैरिटी तो दिख रही है, बट ये सिंगुलैरिटी कहां से आ रही है, ये जीरोज से आ रही है या पोल से आ रही है, बस ये देखो। जीरोज से आ रही है तो आंसर तुम्हें पता है, पोल से आ रही है तो तुम्हें भी पता है। ये सिंपल पोल और रिमूवेबल ये तो गलत ही हमें पता है, इनका कोई मतलब नहीं है। बताओ, जल्दी। वेरी गुड, ये कहां से आ रही है, बिल्कुल नीरू, ये जो सिंगुलैरिटी है कहां से आ रही है, ये जीरोज से आ रही है, ये जीरोज के लिमिट पॉइंट से आ रही है, और जो जीरो के लिमिट पॉइंट से आती है वो हमेशा आइसोलेटेड बनती है। ठीक है, अगर तुम्हें बाई चांस ध्यान नहीं है तो बताऊं क्या, ध्यान होगा मेरे को उम्मीद है। अगर मैं इस फंक्शन की जीरोज निकालूंगा, अगर मैं इस फंक्शन की जीरोज निकालूंगा तो साइन 1/z-1 जो है वो जीरो के बराबर आएगा, यानी कि 1/z-1 जो है वो एन पाई होगा, जो z-1 है वो 1/n पाई होगा, जो z होगा वो आएगा 1/n 1+1/n पाई। और यहाँ पे जो ये n है, अगर इसको इंप्रूव करो, इंक्रीज करोगे तो जीरो को अप्रोच कर जाएगा। तो जीरोज का लिमिट पॉइंट 1 बन रहा है, इसलिए ये आइसोलेटेड है। याद है, चलो बहुत बढ़िया। ये वाला देखो, ये वाला अच्छा सवाल है, कह रहा है कि सिंपल पोल है, रिमूवेबल है, एसेंशियल है, कैसी है। ये तो साफ साफ दिख रहा है, अगर मैं इसके अंदर लिमिट z अप्रोचेस टू 0 लगाऊंगा तो साइन z/z बनेगा, ये तो अपनी 1 ही हो जाएगी, तो इसकी तो लिमिट सीधी सीधी एग्जिस्ट लग रही है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी हो जाएगी। सर आज तो आप सर कैमरे में मोटे लग रहे हैं और दिन पतले लगता हूँ। एक्चुअली ये जो है ना, मैंने रियलाइज भी किया है कि ये जो कैमरा है थोड़ा सा मेरे को जूम करके दिखाता है, इसमें मैं थोड़ा ज्यादा भी मोटा लगता हूँ नीरू। अब तो तुमने मेरे को वो कर दिया नीरू, क्या कहते हैं, कॉन्शियस कर दिया, पहले मैं अनकॉन्शियसली लगा पड़ा था। कह रहा है कि इफ ए फंक्शन एफ जेड हैज रिमूवेबल सिंगुलैरिटी एट जेड इज इक्वल टू 0, कह रहा है अगर फंक्शन के पास रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है 0 के ऊपर तो फिर क्या होगा। रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है तो वो कह रहा है कि अगर उसको मैं एक बार गुणा करा दूंगा तो लिमिट कितनी आएगी। तो ये जैसे पीछे वाला सवाल था, इसके पास रिमूवेबल सिंगुलैरिटी थी, इसको एक बार z से गुना करा के देख लो, यहां से भी रिजल्ट पता लग जाएगा तुम्हें। अगर रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है और अगर मैं इसको एक बार z-0 से गुना करा दूंगा तो अपना क्या उत्तर आएगा, वही उत्तर वो पूछ रहा है तुमसे। ये ऐसे करके देख लो, यहाँ पे z से z कट जाएगा तो 0 आ रही है। हाँ बिल्कुल अब्दुल रहमान, तो ये 0 आ रहा है ना। नेक्स्ट, फॉर द फंक्शन दिस, इस फंक्शन के बारे में वो तुमसे पूछ रहा है। अब देखो यहाँ पे तुम्हें थोड़ी सी समस्या होगी, यहाँ पे तुम्हें थोड़ी सी समस्या होगी। देखो मैंने लिमिट्स को देखने के, मतलब सिंगुलैरिटी को देखने के मैंने तुम्हें 2-3 तरीके समझाए थे। मैंने तुम्हें कहा था जब भी तुम्हें पोल या रिमूवेबल देखनी हो, मैंने स्पेशली ये पॉइंट लिखा भी था नोट्स के अंदर, देखना जब भी तुम्हें पोल या फिर रिमूवेबल सिंगुलैरिटीज देखनी होती है तो हमेशा हमें किसका यूज करना चाहिए, हमें हमेशा लिमिट का यूज करना चाहिए। और अगर हमें सिंगुलैरिटी कैसी देखनी है, अगर हमें सिंगुलैरिटी एसेंशियल देखनी है तो हमें यूज करना चाहिए एक्सपेंशन का। हमें किसका यूज करना चाहिए, एक्सपेंशन का यूज करना चाहिए, अगर तुम्हें ध्यान हो तो, है ना। ये बात मैंने तुम्हें बताई थी, तो क्यों ना यहाँ पे लिमिट का यूज करके देख लें। तो लिमिट z अप्रोचेस टू 2 जो है, जैसे मैंने पिछले के अंदर भी क्या करा, लिमिट यूज करी थी इसके अंदर भी, तो यहाँ पे भी मैं क्या यूज करके देख रहा हूँ, मैं लिमिट यूज करके देख रहा हूँ। तो z अप्रोचेस टू 2 है, जैसे तो कोट पाई z अपॉन में z-2 का स्क्वायर है। अब ये लिमिट कैसी है तुम खुद देख लो, अगर ये लिमिट तुम्हें देखने से पता लग रही है, अगर ये लिमिट तुम्हें देखने से पता लग रही है
तो तुम सीधा बता सकते हो ये कैसा होगा। तो जैसे कि मान लो मैं ऊपर तो क्या कहूंगा, कोस पाई जेड है, नीचे अपना क्या है, ये साइन पाई जेड है, और इनटू में जेड माइनस टू का स्क्वायर है ना। तो अगर मैं इसमें z को 2 अप्रोच कराऊंगा तो ऊपर तो कोस 2 पाई बन जाएगा, और नीचे वाली दोनों की दोनों सिचुएशंस जो हैं, नीचे की जो दोनों की दोनों सिचुएशंस हैं वो अपनी क्या बन जाएगी, नीचे की जो दोनों की दोनों सिचुएशंस हैं वो दोनों जीरो बन रही है ना। अगर नीचे की दोनों सिचुएशंस अगर जीरो बन रही है तो फिर तो ये पूरा का पूरा इन्फिनिटी की तरफ जाना चाहिए। अगर ये पूरा इन्फिनिटी की तरफ जाना चाहिए तो, और जब लिमिट जीरो की तरफ जाती है तो हम क्या कहते हैं, मतलब लिमिट जब एग्जिस्ट कर जाती है तो रिमूवेबल होती है, इन्फिनिटी की तरफ जाती है तो हम पोल कहते हैं। और जब लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती, और जब हमारी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती तो हम क्या कहते हैं कि हमारी लिमिट एसेंशियल, हमारी जो सिंगुलैरिटी है वो एसेंशियल होगी। अब मैं क्या सोच रहा हूं इसके अंदर, क्योंकि हमने ये मेथड उठा तो लिया, नीचे वाले दोनों जीरो की तरफ भाग रहे हैं, ये वाला भी जीरो की तरफ भाग रहा है, ये वाला भी जीरो की तरफ भाग रहा है, तो अभी बन रहा है पूरा का पूरा इन्फिनिटी की तरफ भाग रहा है। वैसे तो ये कहाँ भाग रहा है, ये इन्फिनिटी की तरफ भाग रहा है, बट अगर ये इन्फिनिटी की तरफ भाग रहा है तो फिर तो ये पोल बनना चाहिए। अगर ये पोल बनना चाहिए तो ये पोल है तो नहीं, समस्या तो ये है समस्या तो ये है। चलो एक बार इसको वैसे चेक करके देखते हैं, हम पोल बना के देखते हैं पोल बनता है कि नहीं बनता। ठीक है, पोल बनता है कि नहीं बनता ये देखते हैं। लिमिट z अप्रोचेस टू 2, एक बार मैं क्या कर रहा हूं, इसको z माइनस टू से गुना करा रहा हूं, एक बार z माइनस टू से गुना करा दिया, इसको कोस पाई जेड अपॉन में साइन पाई जेड लिखा रहने देते हैं, और इनटू में z माइनस टू का स्क्वायर ऐसे लिखा रहने देते हैं। अगर मैं एक बार इसको इससे गुना करा दूं तो ये जो है ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। क्या अब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अभी भी नहीं कर रही, क्योंकि पोल में क्या होता है, पोल में लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है एक टाइम के बाद, है ना। तो हम वो लिमिट एग्जिस्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक एक बार तो नहीं एग्जिस्ट करी। अगर मैं इसको 2 से गुना करा दूं, अगर पावर 2 से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो यहां पे ये इसको कैंसिल कर देगा पूरा पूरा। अब देखो ये लिमिट अब भी नहीं एग्जिस्ट कर रही, मैं ये समझाना चाह रहा था, ये वाला फंक्शन ही उसने ऐसा दे रखा है मेरे को, समझ आ रही है मेरी बात। ये वाला जो मेरा फंक्शन है ये उसने ऐसा दे रखा है, z माइनस टू का स्क्वायर भी अगर तुम कर दोगे तो ये वाली सिचुएशन इससे कैंसिल हो जाएगी। अब ये जो साइन 2 पाई है ये जीरो बन जाएगा, इसकी वजह से दिक्कत हो जाएगी। समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं आ रही। तो देखो कुल मिला के बात यह है कि डबल पोल तो होगा नहीं, क्योंकि 2 पावर तक अगर एग्जिस्ट कर जाती तो डबल पोल होता। डबल पोल यानी कि मतलब 2 पावर तक अगर एग्जिस्ट कर जाए तो डबल पोल भी नहीं है, रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट भी नहीं है। रिमूवेबल सिंगुलर सिंगुलर पॉइंट होता तो सीधी सीधी लिमिट एग्जिस्ट कर जाती, सीधी सीधी लिमिट तो इसकी एग्जिस्ट कर ही नहीं रही, हमें दिख रही है साफ साफ, है ना। तो रिमूवेबल भी नहीं है। क्या सिंगुलर, ये कह रहे हैं सिंगुलर पॉइंट ही नहीं है, तो सिंगुलर पॉइंट नहीं है ये तो गलत बात है, लिमिट थोड़ी ना एग्जिस्ट कर रही है। तो फिर एक ही ऑप्शन बच गया, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट बच गया। तो इसको इस तरीके से अप्रोच करेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा बेटर रहेगा। मेरे को लगा लिमिट से कर लेंगे, बट लिमिट से वो थोड़ा सा इन्फिनिटी जैसी सिचुएशन दे रहा था, और इन्फिनिटी जैसी सिचुएशन में कहीं तुम सीधा डबल पोल देख के मार ना दो, क्योंकि डबल पोल भी नहीं बन रहा। समस्या ये है कि डबल पोल भी नहीं बन रहा। डबल पोल बनता तो ये लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट करती, फाइनाइटली एग्जिस्ट कर नहीं रही। अगला, चलो अब ये वाला सवाल है, ये भी तुम बिना देखे मेरे को बताओगे। z इज इक्वल टू 0 जो है, अब देखोगे तो ये कैसे लिखा जाएगा, cos 2 बाई जेड और अपॉन में साइन 2 बाई जेड। अब जो ये z इज इक्वल टू 0 सिंगुलैरिटी है, ये ऊपर वाले फंक्शन से आ रही है कि नीचे वाले फंक्शन से आ रही है, ये नीचे वाले फंक्शन से आ रही है ना, वही बात है, नीचे वाले फंक्शन से आ रही है। और नीचे वाली जो सिंगुलैरिटीज होती हैं वो पोल जैसी होती हैं, क्योंकि पोल जैसी सिंगुलैरिटी है तो z इज इक्वल टू 0 जो है वो अपना कैसा सिंगुलर पॉइंट होगा, z इज इक्वल टू 0। z इज इक्वल टू 0 जो यहां पे होगा वो अपना नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी होगी। देखते हैं वो क्या कह रहा है जीरो के लिए, पहले ऑप्शन में क्या कह रहा है, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी, तो ये बात गलत हो जाएगी, ये बात गलत हो जाएगी। दूसरे वाले में वो क्या कह रहा है, नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी एट 0, ये बात सही है।
नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी एट जीरो। ये बात ठीक है या नहीं है ना? ये बात ठीक हो जाएगी, फिर ये ऑप्शन अपने आप गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट, द फंक्शन z स्क्वेयर कोसिकेंट z, यहां पे भी जीरो और इंफिनिटी का जिक्र है। इसको देखते हैं, कह रहा है आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी एट जीरो। क्या जीरो के ऊपर सिंगुलैरिटी है भी? जीरो के ऊपर तो लिमिट सीधी सीधी नहीं, कोसिकेंट जीरो तो दिक्कत करता है ना। हाँ, क्या जीरो के ऊपर एसेंशियल सिंगुलैरिटी बन रही है? सिंगुलैरिटी तो बन रही है भाई। जो एफ जेड है मेरा, वो क्या बन रहा है? जेड स्क्वेयर अपॉन में साइन जेड, ये बन रहा है। तो ये सिंगुलैरिटी चेक करो जरा, मुझे तो ये रिमूवेबल ही लग रही है, क्योंकि लिमिट जेड अप्रोचेस टू जीरो लगाओगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ जेड ओवर साइन जेड और इनटू में जेड, ये लिख सकते हैं। ये लिमिट ही एग्जिस्ट कर जाएगी। देखो ये तो मेरी 1 हो जाएगी और ये मेरा 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 ही आ रहा है, तो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है ये अपनी। क्या है? 0 के ऊपर तो रिमूवेबल है, तो ये दोनों ही गलत हो गए। ये तो दोनों एसेंशियल कह रहे हैं, दोनों ही गलत हो गए, यानी कि इन्फिनिटी के ऊपर देखनी पड़ेगी। अब इन्फिनिटी के ऊपर सिंगुलैरिटी हम कैसे देखते हैं? हम 0 पे बना लेते हैं उसको। कैसे? z को हम रिप्लेस कर देंगे 1 ओवर z से और फिर 0 की देख लेंगे। तो जब मैं z की जगह 1 ओवर z लिखूंगा तो ये हो जाएगा 1 ओवर z स्क्वायर इंटू में कोसिकेंट 1 ओवर z, ये बन जाएगा। अगर मैं इसको देखूं तो ये अपना क्या हो जाएगा? 1 ओवर z स्क्वायर साइन 1 ओवर z, ये बन जाएगा। अब ये सिंगुलैरिटी कैसी है? 0 के ऊपर। अगर मैं 0 के ऊपर बात करूं तो 0 के ऊपर ये सिंगुलैरिटी कैसी है? ये बात तो साफ साफ समझ आ ही गई कि वो एसेंशियल है। अब वो आइसोलेटेड है कि नॉन आइसोलेटेड है वो तुम बताओगे। 0 के ऊपर जो है सिंगुलैरिटी है, ये आइसोलेटेड है या नॉन आइसोलेटेड है? भाई ये इस जैसे सिंगुलर पॉइंट से आएगी, पोल जैसे सिंगुलर पॉइंट से आएगी। पोल जैसे सिंगुलर पॉइंट से आएगी तो नॉन आइसोलेटेड आएगी, है ना? बोलो हाँ है ना? नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन देखो, बढ़िया सवाल है, बढ़िया क्वेश्चन है, काफी सारे ऑप्शंस हैं। पहला देखो क्या कह रहा है कि एट, ये फंक्शन दे रखा है। पहले वाला कह रहा है कि हैज ए जीरो एट जेड इज इक्वल टू 1, 1 के ऊपर इस फंक्शन की 0 है। ये बात सही है बिल्कुल, जब मैं z को 1 लूंगा तो ये फंक्शन 0 बन जाएगा। इतनी बात तो सही कर रहा है। ऑफ ऑर्डर 2, ये भी बात सही है, 2 ऑर्डर की 0 है, यहां तक ठीक है। आगे देखो, एंड आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी एट z इज इक्वल टू 1/2, 1/2 के ऊपर आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी है। अच्छा, 1/2 कहां पे आ रहा है? 1/2 अपना आ रहा है ऊपर, साइन लिखा हुआ है ना ऊपर, साइन अपना ऊपर लिखा हुआ है, तो ऊपर लिखा हुआ है तो 0 का लिमिट पॉइंट बनना चाहिए, और जो 0 का लिमिट पॉइंट होता है वो आइसोलेटेड ही होता है। यानी कि ये बात ठीक करी उसने, गलत तो नहीं करी, तो ये ऑप्शन ठीक ही हो गया फिर। बाकी तुम चाहोगे तो मैं आगे के और चेक कर दूंगा, ठीक है। दूसरे में कह रहा है कि डबल पोल एट z इज इक्वल टू 1, पोल थोड़ी ना है 1 के ऊपर, 1 के ऊपर तो 0 है। सिंपल पोल एट z इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 2 के ऊपर सिंपल पोल है, ये बात तो ठीक करी उसने। नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी एट 1/2, ये बात गलत गड़बड़ कर दी। 1/2 के ऊपर क्या है? आइसोलेटेड है, क्योंकि वो जीरोस का लिमिट पॉइंट है, ठीक है, वो अपना पोल्स का लिमिट पॉइंट नहीं है, ये बात गलत हो जाएगी। दूसरे में कह रहा है कि 0 एट दैट इज इक्वल टू 2, 2 के ऊपर 0 है, 2 के ऊपर तो पोल है, ये इसलिए गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला अब रेजिड्यू के क्वेश्चन आ गए। अच्छा, रेजिड्यू का मैंने तुम्हें बताया था, जब तक हो सके रेजिड्यू को किससे करो? एक्सपेंशन से करो। एक्सपेंशन से ना हो तो फॉर्मूला लगा के करो। तो यहाँ पे तो अपने को साइन का एक्सपेंशन आता ही है, तो जेड स्क्वेयर साइन 1 ओवर जेड कितना हो जाएगा? 1 ओवर जेड की पावर 1 ओवर 1 फैक्टोरियल माइनस में 1 ओवर जेड का क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ऐसे चलता जाएगा एक्सपेंशन। तो यहाँ पे जेड स्क्वेयर को जब अंदर गुना कराओगे तो ये हो जाएगा जेड ओवर 1 फैक्टोरियल माइनस का 1 ओवर जेड इंटू में 3 फैक्टोरियल, ऐसे चलेगा। 1 ओवर जेड का कोफिशिएंट कितना दिख रहा है? b1 माइनस का 1 ओवर 3 फैक्टोरियल, यानी कि -1/6, ये इसकी रेजिड्यू हो जाएगी, ठीक है। अगला, अब यहां पे एक्सपेंशन की जरूरत नहीं है, यहां पे एक्सपेंशन की जरूरत नहीं है, यहां पे रेजिड्यू अपनी सीधी निकल जाएगी। z अप्रोचेस टू 1 पे z -1 से इसको गुना करा देंगे इस फंक्शन, तो ये कट जाएगा, लिमिट लगाओगे तो ये रेज टू द पावर 1 आ जाएगी, तो सी ऑप्शन ठीक है ना। अगला, यहां पे भी रेजिड्यू पूछ रहा है एट z इज इक्वल टू 2, बट ये जो है ये कितने ऑर्डर की है? 3 ऑर्डर की है, तो जो इसकी रेजिड्यू निकलेगी, रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 2,
जो रेजिड्यू z इज इक्वल टू 2f(z) निकलेगी वो हो जाएगी अपनी कितनी, लिमिट z अप्रोचेस टू 2, लिमिट z अप्रोचेस टू 2 हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा f डबल डैश 2 और अपॉन में 2 फैक्टोरियल, यही होगी, है ना। अच्छा एक चीज और ये भी ध्यान रखना कि फंक्शन जो है वो हम ये ऊपर ऊपर वाला कंसिडर करेंगे, ये तो नीचे वाला तो खत्म हो जाएगा अपना। तो यहाँ पे जो एफ जेड है वो अपना क्या है, ई रेस टू द पावर जेड है, इसका डबल डेरिवेटिव यही बनेगा, इसका डबल डेरिवेटिव जो है वो यही बनेगा, इसके अंदर 2 रख दूंगा तो ये ई स्क्वायर बन जाएगा। यानी कि अगर मैं इसके अंदर ये रखूंगा तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर बाई 2। 4 क्यों आ रहा है, ई स्क्वायर बाई 4 आ रहा है 4 कैसे आ रहा है, 4 कहां से आ गया, कुछ छोड़ दिया क्या मैंने, मेरे ख्याल से तो कुछ नहीं छोड़ा है, क्या छोड़ दिया है ना, मैंने तो कुछ नहीं छोड़ा है, ई स्क्वायर बाई 2 ही आना चाहिए, तो इसको 2 कर देता हूं मैं, ठीक है। बिल्कुल अब्दुल रहमान कह रहा है रॉन्ग ऑप्शन है, बिल्कुल सही ऑप्शन है, कह रहा है सम ऑफ रेजिड्यूज एट 1 एंड -1, 1 और -1 के ऊपर रेजिड्यू पूछ रहा है, तो ई रेज़ टू द पावर z, इसको लिख दूंगा मैं z -1 इंटू में z+1, ये लिखेंगे। तो सम ऑफ रेजिड्यूज निकालनी है, यानी कि अपने को रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू 1f(z) निकालनी है, प्लस में अपने को रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू -1f(z) निकालनी है। तो इनका मैं प्रॉपर एक्सप्रेशन लिख के और फिर निकाल देता हूँ। यहाँ पे मैं z-1 से फंक्शन को गुना कराऊंगा, ई रेज़ टू द पावर z अपॉन में z-1 इंटू में z+1 को, प्लस में रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे मैं z माइनस में -1 यानी कि z+1 से गुना कराऊंगा इस फंक्शन को, ठीक है। तो यहाँ पे z+1 से z+1 कट जाएगा, z-1 से z-1 कट जाएगा, e की z की जगह में 1 रखूंगा तो e बाई ये हो जाएगा 2, और वहां पे जब मैं -1 रखूंगा तो e रेज़ टू द पावर -1 और नीचे कितना हो जाएगा -2, ठीक है। तो अगर मैं इसके अंदर से 2 को कॉमन निकाल लूं तो ये बन जाएगा मेरा e माइनस ये हो जाएगा, तो यानी कि अपना सी ऑप्शन ठीक है, ठीक है। अगला, देन द सम ऑफ रेजिड्यू एट इट्स पोल्स, पोल्स के ऊपर सम ऑफ रेजिड्यू पूछ रहा है, ये जो है अपनी इसके पोल्स बनेंगे क्या, z माइनस आयटा और z प्लस आयटा, ये बनेंगे, ठीक है। तो रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू आयटा एफ जेड प्लस में रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू माइनस आयटा एफ जेड, ये हो जाएगा। तो अगर आयटा के ऊपर देखूंगा तो z माइनस आयटा से गुना कराऊंगा, ये वाला कट जाएगा, वहां रखूंगा मैं आयटा तो हो जाएगा 1 ओवर आयटा प्लस आयटा। सिमिलरली यहाँ पे मैं माइनस आयटा रखूंगा तो 1 ओवर माइनस आयटा और माइनस का आयटा, तो ये तो हो गया 1 ओवर 2 आयटा और ये हो गया माइनस का 1 ओवर 2 आयटा, सम ऑफ रेजिड्यू आ गई 0, ठीक है। अगला, देन द प्रोडक्ट ऑफ रेजिड्यू ऑफ एफ एट इट्स पोल्स, तो कह रहा है कि रेजिड्यू का प्रोडक्ट बताना है, तो 0 के ऊपर रेजिड्यू कितनी आएगी, सीधी सीधी कर ले, ये तो आसान सा सवाल है। 0 के ऊपर रेजिड्यू निकालने के लिए z-0 से गुना कराओगे, तो z-0 से गुना कराएंगे तो ये z खत्म हो जाएगा, इसके अंदर 0 रख दोगे, जब इसके अंदर 0 रख दोगे तो ऊपर तो 1 बनेगा और नीचे मेरा -1 बनेगा, ये तो 0 के ऊपर रेजिड्यू है। और जब 1 के ऊपर रेजिड्यू निकालेंगे तो ये वाला जो पार्ट, ये वाला जो z-1 वाला पार्ट है ये खत्म हो जाएगा, और जब ये खत्म हो जाएगा तो ऊपर 1 रखोगे तो ऊपर तो हो जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा 1, तो ये कितना आ गया अपना -2 आ गया प्रोडक्ट। हाँ भाई, चले तो नहीं गए, यहीं पे ही हो सारे, चले तो नहीं गए। नेक्स्ट, देन द रेजिड्यू ऑफ एफ एट जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के ऊपर रेजिड्यू पूछ रहा है। अब इन्फिनिटी के ऊपर रेजिड्यू पूछने के मैंने तुम्हें 2 फॉर्मूले भी लिखवाए थे, और एक तरीका ये भी बताया था कि मैंने माइनस का b1 भी कर सकते हो तुम, अगर इसके अंदर से b1 निकालना इजी है, ठीक है, भावना शिवा यही है सारे, माइनस का b1 भी कर सकते हो, अगर इसका एक्सपेंशन लिख सकते हो तो -b1 भी हो जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को लग रहा है इसके अंदर -b1 करना ज्यादा इजी है, नहीं तो मैंने एक वो भी बताया था ना, माइनस का 1/z² f(1/z),
यहाँ पे ये भी कर सकते हो, है ना, तो ये भी कर सकते हैं। बाकी अगर एक्सपेंशन हो जाए तो ठीक है। कैसे, देखो जेड स्क्वायर, नीचे से मैं क्या कह रहा हूँ, नीचे से मैं कह रहा हूँ माइनस का जेड कॉमन निकाल लो। जब माइनस का जेड कॉमन निकालोगे, या जेड ही निकाल लूं, जेड ही निकाल लो, माइनस जेड क्यों निकालना है, खाली जेड ही निकाल लो, तो 1 - 1/z हो जाएगा। तो यहाँ पे एक से एक कट जाएगा, ये z हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 - 1/z की पावर -1, इसका एक्सपेंशन खुल जाएगा। तो 1 + 1/z + 1/z² प्लस का 1/z³, ये ऐसे चलता जाएगा। अब जब इसके अंदर अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो z + 1 + 1/z + 1/z², ये बन गया। अब इसके अंदर ये वाला कोफिशिएंट जो है b1 का है, b1 जो है वो अपना 1 है, हमें क्या निकालना है, -b1 करना है, -b1 -1 आ जाएगा। तो इन्फिनिटी के ऊपर सिंगुलैरिटी -1 हो जाएगी। ना जाने लोग कितना शादी कर रहे हैं, तब से सर दर्द हो गया। अच्छा, अब शादियों का सीजन चल पड़ा, ये भी बात सही है। द रेजिड्यू ऑफ fz, अब ये सवाल खुद से कर लेना, ठीक है। रेजिड्यू ऑफ fz एट z इज इक्वल टू आयटा a। अगर इसकी सिंगुलैरिटी देखोगे तो क्या बनेगी, z माइनस का आयटा a का स्क्वायर इंटू में z प्लस आयटा a का स्क्वायर, ये बनेगी। ठीक है, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, चलो मैं कर देता हूं। यहाँ पे ये वाला अपना फंक्शन जो है, ये सिंगुलैरिटी वाला पार्ट है, तो जो मेरा फंक्शन बनेगा इसके अंदर वो ये वाला फंक्शन बनेगा, ये वाला इसके अंदर मेरा फंक्शन बनेगा। तो जो एफ जेड है वो कितना हो जाएगा, 1/z प्लस आयटा ए का स्क्वायर। अब देखो दो ऑर्डर की है तो एक बार इसका डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा। एक बार इसका डेरिवेटिव कर लो, -2 में z प्लस आयटा ए का होल क्यूब हो जाएगा, एक बार डेरिवेटिव करोगे। तो जो रेजिड्यू बनेगी, 1 मिनट अब्दुल रहमान देख सुनता हूं तुम्हारा डाउट, ये एफ जेड क्या बनेगी अपनी, ये हो जाएगी एफ डैश जेड अपॉन में 1 फैक्टोरियल। 1 तो क्या है, एफ डैश आयटा ए, यहाँ पे आयटा ए रखेंगे और अपॉन में 1 फैक्टोरियल, यानी कि हो जाएगा -2, इसके अंदर आयटा ए लिखूंगा तो ये 2 आयटा ए का क्यूब हो जाएगा, यानी कि -2 अपॉन में 8 आयटा क्यूब ए क्यूब, ये हो जाएगा। तो ये अपना हो जाएगा 4। आयटा क्यूब अपना कितना होगा, आयटा क्यूब हो जाएगा मेरा माइनस आयटा इंटू में 4 और इंटू में ए क्यूब, तो एक चीज से कट गया। तो देखो 1/आयटा को माइनस आयटा लिख सकता हूं, तो हो जाएगा माइनस का आयटा अपॉन में 4a³, ये भी लिख सकते हैं। तो डी ऑप्शन ठीक है। क्या कह रहे हैं अब्दुल रहमान, इसे लिमिट से कर सकते तो तभी सर, तभी 1 आता सर। हाँ सेम ही आता, आंसर अलग अलग कैसे आएगा, आंसर तो सेम ही आएगी, रेजिड्यू तो सेम ही आनी है। लिमिट पॉइंट ऑफ जीरो, हाँ देखो ये जो मैं रिजल्ट इतनी देर से यूज करे जा रहा हूं, इतनी देर से जो हम रिजल्ट यूज किए जा रहे हैं, द लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज, जीरोज का लिमिट पॉइंट क्या होता है, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी होती है, ठीक है। लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स क्या होता है, नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी होती है, ठीक है। ये तो मैं अब चिल्ला चिल्ला के इतनी बार तो यूज ही कर चुका। पोल ऑफ ए फंक्शन, एक फंक्शन का जो पोल होता है वो क्या होता है भाई, जब वो पोल ही हो गया तो वो पोल ही होगा। पोल कह रहा है नॉन एसेंशियल सिंगुलैरिटी, है ना। अगले में कह रहा है एसेंशियल सिंगुलर, अरे एसेंशियल कैसे होगी, मे भी एसेंशियल सिंगुलैरिटी नहीं भाई, रिमूवेबल, ये तो 3 टाइप है अलग अलग, या तो पोल होगा या रिमूवेबल होगी या एसेंशियल होगी, तो सीधी बात है नॉन एसेंशियल ही होगी, क्योंकि या तो एसेंशियल होगी या पोल होगी, या रिमूवेबल होगी या पोल होगी। ऐसे थोड़ी ना हो सकता है कि कोई पोल रिमूवेबल हो जाए या कोई पोल एसेंशियल हो जाए, पोल तो पोल रहेगा। नेक्स्ट, हाँ भाई, द फंक्शन दिस कह रहा है z 1/z² e⁻⁻ (1/z²) बिना पेन टच करे बता दो कैसी सिंगुलैरिटी है, जीरो के ऊपर कैसी सिंगुलैरिटी है। सर ए पार्ट फ्रॉम सिक्योरिंग मार्क्स इन एग्जाम व्हाट आर एप्लीकेशंस ऑफ फाइंडिंग रेजिड्यू, हाँ वो विशाल ने पूछा था, विशाल रेजिड्यू, वो अब्दुल रहमान ने भी पूछा था मुझसे, रेजिड्यू का वो रह ही गया। फिर रेजिड्यू निकालने का क्या है, देखो तुमने कोशी रेजिड्यू थ्योरम देखी थी, कोशी रेजिड्यू थ्योरम ने यही बताया कि रेजिड्यू का क्या यूज है। कोशी रेजिड्यू थ्योरम अगर तुमने देखी हो तो कोशी ने एक्चुअल में यही बताया कि एक्चुअली में रेजिड्यू का यूज क्या है रियल लाइफ के अंदर, मतलब प्रैक्टिकली। तो उसने कहा कि जो कंटूर इंटीग्रल तुम निकालते हो ना, जो अपना हम कंटूर इंटीग्रेशन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ जेड डी जेड निकालते हो, तो वो क्या आता है तुम्हें ध्यान हो तो उसने यही तो बताया
कि वो क्या आता है अपना 2 पाई आयटा समेशन ऑफ रेजिड्यूज ऑफ एफ जेड, यही तो बताया था। तो एक्चुअली में रेजिड्यू क्या करके दे रही है, एक्चुअली में रेजिड्यू अपने को ये इंटीग्रल्स कैलकुलेट करने के लिए हेल्प कर रही है, जो एक क्लोज्ड कंटूर के ऊपर फाइंड आउट हो रहा है। तो यही है, कोची ने यही बताया था एक्चुअल में। हाँ तो इसको बताओ। अच्छा मैंने बता दिया था क्या यूज ऑफ रेजिड्यू, मेरे तो खुद ही ध्यान नहीं है, जल्दी बोलो, ये तो बिना पेन टच करे। फंक्शन की कंपोजिशन बन रही है ना, फंक्शन की कंपोजिशन बन रही है, तो ये एसेंशियल सिंगुलैरिटी हो गई जीरो के ऊपर, ठीक है। जीरो के ऊपर क्या हो गई, एसेंशियल सिंगुलैरिटी हो गई। वैसे भी देख सकते हो अगर इसका एक्सपेंशन करोगे तो प्रिंसिपल पार्ट के अंदर इनफाइनाइट टर्म्स आएंगी, प्रिंसिपल पार्ट के अंदर कितनी टर्म्स आएंगी, इनफाइनाइट टर्म्स आएंगी, ठीक है। अगला, द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर 1 बाई जेड, इसके पास भी एसेंशियल सिंगुलैरिटी है, सेम ही तो फंक्शन है, सेम ही फंक्शन है, ठीक है। अगला, द रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन ई रेज टू द, अब इसके रेजिड्यू पूछ रहा है जीरो के ऊपर, तो इसका तो एक्सपेंशन मार दूंगा मैं सीधा सीधा, इसका एक्सपेंशन मारूं सीधा सीधा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस में -1 बाई जेड अपॉन में 1 फैक्टोरियल, बस यही आ गया, यही तो आ गई, है ना, यही आ गई। तो 1 बाई जेड का जो कोफिशिएंट है b1 वो अपना हो जाएगा -1, ये इसकी रेजिड्यू हो जाएगी जीरो के ऊपर। तो जो इसकी रेजिड्यू आएगी वो कितनी आएगी, -1। ये क्या कह रहा है, इज 1 इज 0 डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये तो गलत हो गया, जीरो भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, -1 होगा। तो ये हो सकता है ये ऑप्शन -1 हो, मिस प्रिंटिंग हो, -1 आएगा, ठीक है, सीधा सीधा सवाल है। अगला, द रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन ई रेज टू द पावर 2z, ई रेज टू द पावर 2z का क्या होगा, कोई एरर हो सकता है, सेम सवाल है, 2z का होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, आगे की जरूरत ही नहीं है, अपने को इसी की जरूरत थी, 1/2z बन रहा है, तो यहाँ से जो b1 बन रहा है वो अपना 1/2 बन रहा है, तो इसकी रेजिड्यू कितनी हो जाएगी 1/2। और जीरो जो है वो पूछ रहा है आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी है या जीरो जो है इस एन, नहीं दोनों में ये कह रहा है, तो रेजिड्यू जो है उसकी कितनी आ रही है 1/2 एंड जीरो इज एन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी, ठीक है। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि एफ जेड जो है उसके ऊपर z इज इक्वल टू 0 के ऊपर एक आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है, ये इसका लोरेंट एक्सपेंशन है, तो रेजिड्यू किस टर्म से दी जाती है, रेजिड्यू इनमें से किससे दी जाएगी, क्या जीरो से दी जाएगी, ए नोट से दी जाएगी, नहीं, a1 से दी जाएगी, नहीं, किससे दी जाती है, a-1 से, a-1 का मतलब ही b1 होता है, ये ध्यान रखना। हाँ ये चीज एक बार ध्यान रखना कि जो bn होते हैं ना उनको वो कई बार a-n से भी रिप्रेजेंट कर देता है, ये दोनों बात सेम है, अगर जैसे मैं b1 लिख रहा हूं तो उसका मतलब a-1 भी है, b2 जो है उसका मतलब वो क्या लिख देता है, a-2 भी लिख देता है, रिप्रेजेंटेशन का फर्क है बस, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन का फर्क है, तो b1 को वो a-1, b2 को वो a-2 ऐसे भी लिख देता है। नेक्स्ट, यहां पे अपने को क्या दे रखी है, दो स्टेटमेंट्स दे रखी है, फिर से कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन इज एनालिटिक इन ए रीजन आर, दो स्टेटमेंट है इसमें कह रहा है, कोई बात नहीं, हाँ तो ये ध्यान रखना, ये थोड़ी सी गड़बड़ कर दे कहीं पेपर में, तुम कंफ्यूज हो जाओगे क्या कह रहा है, ठीक है। 1/a नहीं होगा, 1/a नहीं होगा, ऐसे ऐसे तुम्हें ध्यान हो तो an का जो एक्सपेंशन है मैंने क्या लिखा था, an की वैल्यू क्या लिखी थी, ये लिखी थी ना एफ जेड ओवर में z माइनस का z नोट n+1 dz, an निकालने का ये होता है, तो इसी से उसने क्या कह दिया कि a-n कैसे निकलेगा, जो जिसको हमने bn बोला था, हमने bn कैसे निकाले थे, ऐसे ही तो निकाले थे, तो वो कहता है n को -n से रिप्लेस कर दो, ये ठीक है, तो बस वो इसको n की जगह -n लिख दिया उसने वहां पे, तो इस वजह से कर दिया, ठीक है। चलो अगला, ये वाला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि एक फंक्शन एनालिटिक है रीजन आर के अंदर, एफ जेड इज सच दैट सी आर इक्वेशन होल्ड करा रहा है। अब आगे वो देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे तो एनालिटिक है, यहाँ पे सी आर इक्वेशन है, कह रहा है कि 1 and 2 आर इक्विवेलेंट स्टेटमेंट, क्या 1 और 2 इक्विवेलेंट है, एनालिटिक है तो सी आर है, सी आर है तो एनालिटिक, ऐसा तो नहीं होता, तो ये गलत है। 1 डज नॉट इम्प्लाई 2, 1 जो है वो 2 को इम्प्लाई नहीं करता, ये भी गलत है, अगर एनालिटिक हो गया तो सी आर तो होल्ड करेंगी, ये बात तो सही है, ये कह रहा है कि गलत है। 2 इम्प्लाइज 1, 2 इम्प्लाइज 1, अगर सी आर है तो एनालिटिक होगा, ये भी गलत बात है, सी आर होने से एनालिटिक नहीं हो जाता है, ये भी गलत है, तो यही सही होगी। कह रहा है कि 2 इज नेसेसरी कंडीशन फॉर 1,
कह रहा है कि जो ये सीआर इक्वेशन होल्ड होनी है ये नेसेसरी है, इनके बिना काम नहीं चलेगा, ये बात सही है, बट नॉट सफिशिएंट इन जनरल। वो कह रहा है सफिशिएंट नहीं है, अगर ये हो गई तो फिर एनालिटिक होगा, ये जरूरी नहीं है। हाँ ये बात वो सही कह रहा है। अगला ये वाला क्वेश्चन देखो। हाँ ये मैंने बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ 2-3 आसान आसान सवाल डाल दिए, वैसे तुम्हारे सिलेबस में नहीं है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बट मैंने एक आध जो सीधा सीधा हो सके वैसा सवाल डाल दिया, बाई चांस अगर वो डाल दे तो। अब जैसे वो तुमसे ये कह रहा है कि ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक फंक्शन होता है जो इस तरीके से लिखा जाता है, ए जेड प्लस का बी ओवर सी जेड प्लस का डी, ये फंक्शन होता है जिसको हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कह देते हैं। अब वो कह रहा है कि एक ऐसी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो इन पॉइंट्स को ऐसे ऐसे मैप करा रही है। तो कह रहा है इन्फिनिटी को जीरो पे करा रही है, आयटा को आयटा पे करा रही है, जीरो को इन्फिनिटी पे करा रही है, ऐसी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कौन है? तो हम पुट करके देख लेते हैं। भाई इसके अंदर सबसे आसान पॉइंट तुम्हें क्या लग रहा है? कन्फर्मल अलग चीज होती है, कन्फर्मल बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन वो होती है जिसका डेरिवेटिव नॉन जीरो होता है, उसका भी क्वेश्चन है आगे अब्दुल रहमान, वो क्वेश्चन भी आएगा आगे, ठीक है। तो कोई भी आसान सा पॉइंट उठा लो, जैसे आयटा पे आयटा कह रहा है तो तुम रख रख के देख लो, ठीक है। आयटा पे आयटा देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा, कहां पे? अगर पहले वाले के अंदर मैं डब्ल्यू ऑफ आयटा निकालू, अगर मैं इसके अंदर आयटा रखू तो माइनस का 1 ओवर आयटा आ रहा है, तो माइनस और ये बन जाएगा माइनस आयटा, तो ये आयटा आ रहा है, तो ये पॉसिबल आंसर हो सकता है। अभी जरूरी नहीं है कि यही होगा। दूसरा देखो, अगर दूसरे के अंदर मैं आयटा रखूंगा तो 1 ओवर आयटा अपना कितना हो जाता है? माइनस आयटा, ये तो गलत आ रहा है। तीसरे वाला देखो, तीसरे वाले में कह रहा है कि आयटा रखूंगा तो मैं क्या हो जाएगा? आयटा प्लस में 1 ओवर आयटा, ये तो कट के जीरो आ जाएंगे, ये भी नहीं हो सकता। चौथे वाला देखूंगा तो आयटा माइनस का 1 ओवर आयटा, तो ये मेरा 2 आयटा आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता, इस मतलब ये ऑप्शन, ठीक है। तो बस इसको ऐसे करना है तुम्हें, बस ऐसे करना है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन उठा लिया, ठीक है। दो क्वेश्चन जो है मैंने इसके अंदर गलत उठा लिए, वो नहीं करने थे, 63 एंड 64, उसको मैं स्किप कर रहा हूं, वो छोड़ देना तुम, ठीक है। 63 64 को छोड़ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि कंसिडर द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये कह रहा है कि द फिक्स पॉइंट इज z इज इक्वल टू 2 एंड द ट्रांसफॉर्मेशन इज इलिप्टिक। दूसरे में कह रहा है z इज इक्वल टू 2 एंड द ट्रांसफॉर्मेशन इज पैराबोलिक। तीसरे में कह रहा है इलिप्टिक, चौथे में कह रहा है हाइपरबोलिक। अब कैसे पता लगेगा? देखो पहली बात तो फिक्स्ड पॉइंट क्या होते हैं, एक फंक्शन का फिक्स पॉइंट क्या होता है, मैंने डिस्कस किया है, मेरे को ऐसा याद आता है। फंक्शन का फिक्स पॉइंट वो होता है जिसके अंदर तुमने जो रखा वही बाहर आ जाए, जो रखा वही बाहर आ जाए, उसको फिक्स पॉइंट कहते हैं। जैसे कि अगर आइडेंटिटी फंक्शन है तो इसका 1 फिक्स पॉइंट है, 1 रखा तो 1 ही आ रहा है ना, 2 रखा तो 2 ही आ रहा है। तो आइडेंटिटी फंक्शन के लिए सारे के सारे रियल नंबर जो होते हैं वो फिक्स पॉइंट बनते हैं। तो अब वो ये कह रहा है कि इसके फिक्स पॉइंट कौन से हैं, तो फिक्स पॉइंट क्या होगा? जो रखा वो ही आ जाए। तो जैसे कि z इज इक्वल टू 2 कह रहा है, तो 2 रख के देख लेते हैं इसके अंदर, अगर 2 ही आ गया तो फिक्स पॉइंट है। तो जैसे मैंने इसके अंदर 2 रखा, तो 2 रखा तो क्या हो जाएगा? 6 माइनस 4 अपॉन में 2 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा? ऊपर तो हो जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा 1, तो 2 आ रहा है, बिल्कुल 2 इसका फिक्स पॉइंट है। अब 2 इसका फिक्स पॉइंट है, अब अपने को ये डिसाइड करना है कि ट्रांसफॉर्मेशन इलिप्टिक है कि पैराबोलिक है। इलिप्टिक है या पैराबोलिक है, ये कैसे पता लगेगा? नहीं अब्दुल रहमान, बस इतना ही करना है। अब ये कैसे पता लगेगा? देखो अगर एक फिक्स पॉइंट आया, अगर एक फिक्स्ड पॉइंट आता है, वन फिक्स्ड पॉइंट, तो उसको हम कहते हैं पैराबोलिक। ये बात ध्यान रखेंगे, उसको हम क्या कहते हैं? पैराबोलिक। जैसे यहाँ पे अपना बस एक ही है, तो एक ही आया तो उसको उसने क्या कह दिया कि वो पैराबोलिक है, सॉरी। वैसे हमने पता है हम इसको उल्टा कर रहे हैं, सीधा करने का तरीका तो क्या है कि हम इसको z के बराबर रखें, 3z माइनस 2 4 अपॉन में z माइनस 1, और इसको मैं z के बराबर रखूं, यहां से मैं z की वैल्यू निकालूं। तो जैसे कि 3z माइनस 4, यहां से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तुम्हारी हमेशा, यहां से तुम्हारी क्या बनेगी? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे इसको उधर ले जाऊंगा तो ये मेरा बन जाएगा z स्क्वायर माइनस का 4z और प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। जैसे कि तुम देख पा रहे हो z माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से z की वैल्यू 2 ही आ रही है, बस एक ही फिक्स पॉइंट आ रहा है। ये है सही तरीका करने का, फिक्स पॉइंट ऐसे निकलता है, हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो अगर एक फिक्स पॉइंट आया तो पैराबोलिक, या अब ऐसे समझ लो कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आया तो पैराबोलिक, डिस्क्रिमिनेंट 0 आया तो पैराबोलिक, अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आया तो इलिप्टिक।
डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 आया तो हाइपरबोलिक। समझ गए होगे? यानी कि रूट्स जो है, अगर रूट्स क्या है, दोनों सेम आ गए तो पैराबोलिक। रूट्स अगर दोनों डिस्टिंक्ट आ गए, इमेजिनरी आए तो इलिप्टिक। रूट्स डिस्टिंक्ट आ गए बट वो रियल नंबर आए हैं तो हाइपरबोलिक। तो अपने जो है यहां से अपना फिक्स पॉइंट एक ही आया, ट्रांसफॉर्मेशन पैराबोलिक हो जाएगी। ऐसे करना है। अगला सवाल, अब देखो कन्फर्मल की बात क्या होती है। एक ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है, एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कन्फॉर्मल कब होती है? जैसे W इज इक्वल टू एफ जेड को कन्फर्मल कब कहा जाएगा? पहली बात ये एनालिटिक हो, और इसका डेरिवेटिव जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए। अगर इसका डेरिवेटिव नॉन जीरो है तो हम इसको कहेंगे कि ये कन्फर्मल, और एनालिटिक भी होनी चाहिए, तो अपनी क्या है, कन्फर्मल है। जैसे कि मैंने कह दिया कि e रेज टू द पावर z ये है, ये अपनी एक ट्रांसफॉर्मेशन ही बनी, फंक्शन है। तो ये अगर मैं तुमसे पूछूं, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो ये हमेशा नॉन जीरो है, तो ये हमेशा कन्फर्मल है। ये मैपिंग जो है ये हमेशा क्या है, कन्फर्मल है। जैसे कि मान लो मैंने तुम्हें कह दिया एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं तो इसका डेरिवेटिव जीरो कहाँ आ रहा है, इसका डेरिवेटिव जीरो पे आ रहा है। तो जीरो को छोड़ के ये हर जगह कन्फर्मल है, जीरो पे कन्फर्मल नहीं है। इस तरीके से समझ में आ रही है मेरी बात? तो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी, एक बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कन्फर्मल कब होती है? पहली बात तो क्योंकि डेरिवेटिव कर रहे हो ना, तो एनालिटिक तो होना पड़ेगा, जब भी तो डिफरेंशिएबल होगी, और जहां पे नॉन जीरो होगी वहां पे उसको हम कन्फर्मल कह देंगे। ठीक है, तो अब यही सवाल है कि एफ जेड रिप्रेजेंट ए कन्फर्मल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो एफ जेड को फिर क्या होना पड़ेगा, एनालिटिक होना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर आगे तो डिफरेंशिएशन ही नहीं देख पाओगे तुम। ठीक है, अगला ये वाला क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा ये क्वेश्चन जो है ये मैंने जानबूझ के डाल लिया, ये थोड़ा सा और एक स्टेप आगे एक्स्ट्रा सवाल है, ये थोड़ा सा और आगे एक एक्स्ट्रा सवाल है, वैसे इसकी कोई खास नीड थी नहीं। अब तुम्हें पता है एफ जेड इज इक्वल टू जेड बार, तुम्हें पता है ये फंक्शन जो है, अगर मैं इसका जेड बार के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करूंगा तो वन आएगा, ये कभी भी जीरो नहीं होता है। तो ये जो मेरा फंक्शन है, ये जो मेरा फंक्शन है, ये जो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनेगी अब्दुल रहमान, उसको मत सोचो। बस अपने को यहाँ पे सिर्फ अपने को करने वाली चीज से मतलब है। अब ये एक्चुअली में कन्फर्मल और एक्चुअली में जो आइसोगोनल होता है, ये होता है एंगल से। एंगल को कीप करना, एंगल के मैग्नीट्यूड को अगर कोई होल्ड करती है ट्रांसफॉर्मेशन, वो ज्यादा डेप्थ का काम है, वो अपने सिलेबस में नहीं है। आइसोगोनल जो होती है वो सिर्फ एंगल के मैग्नीट्यूड को कैरी करती है, और बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में भी कुछ एंगल का चक्कर होता है, तो वो हमें नहीं समझना। हमारे को तो बस सवाल के अंदर जो समझ में आना चाहिए वो समझना है, इतनी डेप्थ के अंदर हमें नहीं जाना है। ठीक है, तो अब आइसोगोनल क्या है तुम्हें उससे मतलब नहीं है, तुम्हें ये सवाल समझ में आना चाहिए कि क्या है। तो ये कह रहा है कि ये जो अपना z कॉन्जुगेट है ये एनालिटिक नहीं है, तुम्हें पता है, तो एनालिटिक नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालूंगा, अब ये डिफरेंशिएबल ही नहीं है, क्योंकि ये डिफरेंशिएबल ही नहीं है तो कन्फर्मल होने का तो सवाल ही नहीं उठता, कन्फर्मल होने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो ना तो ये एनालिटिक है ना ही ये कन्फर्मल है, ये आइसोगोनल है। ठीक है, ये क्या है अपनी आइसोगोनल है। तो तुम बस इतना ध्यान रखना कि z कॉन्जुगेट जो होता है वो आइसोगोनल होता है। बस ये एक एक्स्ट्रा सवाल डाल लिया मैंने, वैसे अपने सिलेबस का नहीं है बट मैंने डाल लिया, मेरे को लगा बाई चांस अगर आ जाए तो ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये अपने को क्या दी हुई है भाई, लोरेंट सीरीज दी हुई है। तो पहले में कह रहा है कि इसके अंदर ए एन जो निकलता है वो ऐसे निकलता है, देखो यहाँ पे एन की जगह माइनस एन लिख दे तो उल्टा लिख दिया, ए एन पे तो प्लस एन होता है, तो ये गलत हो गया। बी एन के ऊपर उसने प्लस का एन लिख दिया, ये भी उल्टा कर दिया, यहां माइनस होना चाहिए था। जेड नॉट इज ए रिमूवेबल सिंगुलैरिटी फॉर सम बी एन इज इक्वल टू, रिमूवेबल थोड़ी ना होगी, जरूरी थोड़ी ना। रेजिड्यू जो होती है वो बी वन से निकलती है, ये बात सही है। रेजिड्यू किससे निकलती है, बी वन से निकलती है, ये बात सही है। अगला, लेट बी द सर्कल ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन विद सेंटर 1 एंड रेडियस यूनिटी, देन द वैल्यू ऑफ दिस। अब ये सवाल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ मेरे को, ये तो ओरली कर दोगे यार, क्योंकि इसकी जो सिंगुलैरिटी 1 जो है, सेंटर 1 है रेडियस 1 है, तो उसकी बाउंड्री पे लाई करेगी, यानी कि उस रीजन पे तो आ ही रही है, बाउंड्री पे लाई करेगी। अगर इसका 3 बार डेरिवेटिव करूंगा, फंक्शन क्या है मेरा z है, अगर मैं इसका z है इसका 3 बार डेरिवेटिव करूंगा तो वैसे ही जीरो हो जाना है, तो जीरो। नेक्स्ट, ये वाला सवाल देखो, ये अच्छा सवाल है, ये मैंने पहले भी कराया हुआ है। जो अपना एफ जेड दिया हुआ है, पहले फंक्शन को देखो ध्यान से, फंक्शन क्या है, फंक्शन जो है एन की वैल्यू 0 से लेके 15 तक लेनी है,
यानी कि z की वैल्यू 0 यानी कि 1, फिर z की वैल्यू 1, फिर z की वैल्यू 2, ऐसे करते करते z की वैल्यू 15 तक है। अब वो कह रहा है कि z जो अपना सर्कल है वो क्या है, आयटा पे सेंटर्ड है। जो अपना सर्कल है वो कहाँ है, आयटा पे सेंटर्ड है और रेडियस 2 है। तो रेडियस 2 मान के आयटा पे सेंटर्ड एक सर्कल जब मैं बनाऊंगा तो वो ऐसा बनेगा, रेडियस अगर 2 है उसकी तो यहाँ तो जाएगी 3 आयटा पे, आयटा ये, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस आयटा ये। ठीक है, कोई बात नहीं पूनम। तो आयटा जो है इसकी सिंगुलैरिटी तो बन रही है, ये बात तो सही है, जीरो तो होगा नहीं, जीरो तो आंसर भी नहीं है। तो अब हम जब इसका आंसर निकालेंगे तो क्या बनेगा, 2 पाई आयटा, जो एफ का है 14th ऑर्डर का डेरिवेटिव करना पड़ेगा हमें आयटा पे। एफ का हमें क्या करना पड़ेगा, 14 ऑर्डर का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, और नीचे क्या लिखूंगा मैं, 14 फैक्टोरियल, ये इंटीग्रल आएगा मेरा। अब मुझे इसका 14 ऑर्डर का डेरिवेटिव करना है। देखो 14 ऑर्डर का अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो 13 z की पावर 13 तक तो सारे डेरिवेटिव जीरो बन जाएंगे। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो, मानते हो या नहीं मानते हो। जैसे कि जेड स्क्वेयर की अगर मैं बात करूं तो जेड स्क्वेयर का तीसरा डेरिवेटिव जीरो बन जाता है। जेड स्क्वेयर का पहला डेरिवेटिव तो 2z आएगा, दूसरा डेरिवेटिव कांस्टेंट बन जाएगा, और तीसरा डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। बोलो हाँ है ना, है ना। तो अगर मैं बात करूं जेड स्क्वेयर से हेल्प लेके तो जेड की पावर 13 तक के तो सारे डेरिवेटिव 14 ऑर्डर के डेरिवेटिव तक जीरो हो जाएंगे। 14 ऑर्डर के डेरिवेटिव तक, 13 पावर तक तो सारी जीरो हो जाएंगी। जो 14 ऑर्डर का डेरिवेटिव है वो कांस्टेंट बन जाएगा। 14 ऑर्डर का डेरिवेटिव जो है वो कांस्टेंट बन जाएगा ऐसे, 14, 13, 12, एक एक पावर कम होती जाएगी, फिर 3, 2, 1, ये 14 ऑर्डर का डेरिवेटिव दिखेगा। क्योंकि अगर मैं z की पावर 4 की बात करूं और इसके चार डेरिवेटिव करूं तो चार डेरिवेटिव क्या बनेंगे, 4, 3, 2, 1 ऐसे बनेंगे। और अगर मैं इसका 15 पावर की बात करूं तो यानी कि एक डेरिवेटिव कम छोड़ना है। तो अब सोचो कि z की पावर 4 का तुम 3 बार ही डेरिवेटिव कर रहे हो। अगर z की पावर 4 का तुम 3 बार डेरिवेटिव करोगे तो 4, 3, 2 और एक z ऐसे बच जाएगा, एक z अपना ऐसे बच जाएगा, है ना। यानी कि मैं इसको भी ये कह सकता हूं कि 4, 3, 2, 1 खुद से लिख लो और z यहां लगा लो, एक z अपना अलग से लगा लो, वन तो हम मल्टीप्लाई करा ही सकते हैं। यानी कि अगर मैं z की पावर 15 तक का 14 बार डेरिवेटिव कराऊंगा तो वो आएगा 14, 13, 12 ऐसे 3, 2, 1 और एक z और आएगा मल्टीप्लाई में, है ना। तो ये अपना कितना बन गया, अच्छा सॉरी 15 पावर भी ना, 15 से चालू होगी पावर, क्योंकि 15 ऑर्डर का डेरिवेटिव करना है, 15, 14, 13 ऐसे। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये तो मेरा बन गया 14 फैक्टोरियल, और वो मेरा बन गया 15 फैक्टोरियल इंटू में z, ये आ गया। अब इसको उठा के मैं यहां रख दूंगा, जब इसको उठा के मैं यहां रखूंगा तो ये हो जाएगा 2 पाई आयटा मल्टीप्लाई में, यहां इसमें क्या रख देंगे, आयटा रख देंगे, तो ये हो जाएगा मेरा 14 फैक्टोरियल प्लस का 15 फैक्टोरियल इंटू में आयटा, और अपॉन में आ जाएगा 14 फैक्टोरियल। इसको मैं हटा रहा हूं 1 मिनट के लिए। तो 14 फैक्टोरियल कॉमन आके कट जाएगा, 14 फैक्टोरियल काट दो तो ये बन जाएगा 2 पाई आयटा 1 + 15 आयटा, और नीचे 14 फैक्टोरियल भी कट गया, बस यही आंसर होगा, यही मेरा आंसर होगा। तो ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ भाई, ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है अगर ए एन ये है अपना z+1 की पावर n, लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन ऑफ दिस, तो a-2। हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, मैंने पिछली बार भी कराया था, ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है कि प्रिंसिप यानी कि B2 पूछ रहा है तुमसे, B2 पूछ रहा है 1 के ऊपर सेंटर क्या होना चाहिए अपना, 1 होना चाहिए। तो इसका अपने को निकालना है B2। हाँ बिल्कुल, मस्त क्वेश्चन था। अब B2 इसके अंदर कैसे निकालोगे, एक बार मैं पानी पी के आया, ठीक है, मैं पानी रखना भूल गया, एक बार मैं पानी लेके आया, तुम एक बार ये क्वेश्चन देखो जरा।
तो इसके अंदर सबसे पहला जो अपना एक्सपेंशन होना चाहिए वो z प्लस वन पे होना चाहिए। तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करो कि z प्लस वन बने, है ना। तो इसको z प्लस वन में कैसे कन्वर्ट करोगे? मैं ऊपर वन जोड़ रहा हूं, वन घटा रहा हूं और नीचे z प्लस वन लिख रहा हूं। तो जब मैं ऐसा लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन z प्लस वन के नीचे z प्लस वन लिख दूंगा, वन माइनस का वन ओवर z प्लस वन हो जाएगा, ये बन गया। अब ये पूरा का पूरा z प्लस वन जैसा दिख रहा है। अब साइन का जो एक्सपेंशन है वो खोल दो। तो साइन का एक्सपेंशन क्या होता है, z माइनस का z क्यूब बाई थ्री। तो वन माइनस का वन ओवर z प्लस वन, ये तो पूरा का पूरा ऐसे लिखा जाएगा, इसके अपोन में वन फैक्टोरियल माइनस में वन माइनस का वन ओवर z प्लस वन का क्यूब अपोन में थ्री फैक्टोरियल, और ये ऐसे जाएगा उसकी पावर 5। अब जो B2 होगा, B2 उसके अंदर क्या होना चाहिए, z प्लस वन का स्क्वायर होना चाहिए। देखो क्या इसके अंदर z प्लस वन का स्क्वायर बनेगा कभी? क्या इसके अंदर z प्लस वन का स्क्वायर बनेगा या नहीं बनेगा? बताओ, z प्लस वन का स्क्वायर बनेगा या नहीं बनेगा? इसके अंदर z प्लस वन के स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा, बताओ। कभी नहीं बनेगा, ठीक है, कभी भी नहीं बनेगा, बनेगा ही नहीं तो जीरो आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखो, कंसिडर द फंक्शन दिस, द रेजिड्यू ऑफ एफ एट द आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट इन द अपर हाफ प्लेन। अपर हाफ प्लेन का मतलब, अपर हाफ प्लेन क्या होता है, अपर हाफ प्लेन क्या होता है, ये अपना कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है, इसमें ऊपर वाला, रियल लाइन से ऊपर वाला, इसको भी छोड़ देना है, जो रियल लाइन है ना, रियल लाइन से ऊपर वाला, रियल लाइन से ऊपर वाला, इसको अपर हाफ प्लेन बोलते हैं। इसने बोला भी है कि y इज ग्रेटर देन जीरो, जिसके अंदर होता है, जिसका इमेजिनरी पार्ट जीरो से बड़ा हो वो। तो सिंगुलैरिटी अपने को वही देखनी है, मतलब कुल मिला के। तो रीजन ये बना दिया, रीजन थोड़ा सा अलग बनाया है, जीरो, ये z माइनस आयटा और z प्लस आयटा। अब एक सिंगुलैरिटी तो जीरो है, एक सिंगुलैरिटी आयटा है और एक सिंगुलैरिटी माइनस आयटा है। तो देखो जीरो तो इस लाइन के ऊपर है, ये भी नहीं गई इस रीजन के अंदर। एक सिंगुलैरिटी अपनी माइनस आयटा है, वो नीचे आ गई, ये भी नहीं गई। और एक सिंगुलैरिटी मेरी आयटा है, वो गई ऊपर इसके अंदर, अपर हाफ प्लेन के अंदर। तो मैं सिंगुलैरिटी सिर्फ इसको मान के करूंगा, तो जो मेरा एफ जेड है वो क्या बन जाएगा, ई रेस टू द पावर आयटा जेड अपॉन में जेड इंटू में जेड प्लस आयटा, ये है। अब जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो टू पाई आयटा, और इसके अंदर बस अपने को क्या रखना है, अपने अंदर इसके अंदर अपने को इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आयटा रखना है। तो ये रेस टू द पावर आयटा स्क्वायर अपॉन में आयटा इंटू में टू आयटा हो जाएगा। तो टू आयटा से टू आयटा ये तो कट गया पूरा का पूरा, यहाँ पे है पाई, ये हो जाएगा ये रेस टू द पावर माइनस वन, और एक आयटा अपना नीचे है, उसने आयटा, उसका तो आयटा है ही नहीं यार, इसका तो आयटा बच ही नहीं रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? इसका तो आयटा ही नहीं बचा। इसका तो आयटा ही नहीं बचा, अपना तो आयटा भी बच रहा है, इसके तो आंसर में कहीं आयटा है ही नहीं, अपना तो एक आयटा बच रहा है। आयटा तो ई रेस टू द पावर आयटा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे आयटा और टू आयटा, तो टू आयटा से टू आयटा कट गया, आयटा अपना तो बचेगा यार, अपना तो आयटा बच रहा है। वन बाई आयटा को मैं माइनस आयटा लिख सकता हूँ, पाई बटा ई, मेरा तो ये आंसर बन रहा है। पाई भी आ रहा है इसमें, तो पाई भी नहीं बचाया। अरे भाई, अरे भाई, उसने तो इंटीग्रल नहीं पूछा, हम इंटीग्रल निकाल रहे हैं, उसने तो बस रेजिड्यू पूछी है, उसने तो बस रेजिड्यू रेजिड्यू पूछी है, उसने इंटीग्रल नहीं पूछा, उसने रेजिड्यू पूछी है, इंटीग्रल नहीं पूछा। हम टू पाई आयटा से फालतू मल्टीप्लाई कर, अपने को सिर्फ ये निकालना है, एफ ऑफ आयटा निकालना है, इसके अंदर आयटा रख दो बस, है ना। तो ई रेस टू द पावर माइनस का आयटा स्क्वायर अपॉन में आयटा इंटू में टू आयटा, ये बनेगा, है ना। तो ये हो जाएगा ई रेस टू द पावर माइनस वन, माइनस आयटा स्क्वायर नहीं, बस ई रेस टू द पावर माइनस वन अपॉन में माइनस का टू, यानी कि वन ओवर टू ई माइनस का वन बाई टू ई, ये आ जाएगा, ठीक है। हमने इंटीग्रल निकाल दिया, उसने रेजिड्यू पूछी थी बस, तो टू पाई आयटा से मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे। अगला
लेट बी एनालिटिक एक्सेप्ट फॉर द सिंपल पोल z इज इक्वल टू 0। ठीक है, z इज इक्वल टू 0 को छोड़ के अपना जो फंक्शन है वो हर जगह एनालिटिक है, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी ये पूछ रहा है। ये अच्छा सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी का है। हाँ, कोई नहीं अब्दुल रहमान। ये वाला देखो, कह रहा है इसकी रेजिड्यू 0 के ऊपर निकालो, तो रेजिड्यू की डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, रेजिड्यू की डेफिनेशन लिखेंगे कैसे, लिमिट z अप्रोचेस टू 0, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, z एफ जेड इंटू में जी जेड, ऐसे ही लिखा जाता है रेजिड्यू की डेफिनेशन। और नीचे हम देखेंगे तो यहाँ पे भी रेजिड्यू कह रहा है, यहाँ पे भी रेजिड्यू कह रहा है, तो लिमिट z अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे भी अपना z माइनस 0 और एफ जेड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एफ जेड। अब लिमिट की खास बात होती है कि वो सेपरेट हो जाती है। लिमिट की खास बात है सर यूनियन ऑफ रीजन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट विदाउट एक्स एक्सिस, हाँ बिल्कुल ये कह सकते हैं विशाल, सही बात है। ठीक है, तो अब ये बना अपना। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, लिमिट सेपरेट कर सकते हो तुम कैसे भी, लिमिट की प्रॉपर्टी होती है। तो z अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे मैं z एफ जेड के ऊपर ये लिमिट लगा लेता हूँ, और इनटू में लिमिट z अप्रोचेस टू 0 यहाँ लगा लेता हूँ, ये जी जेड बन जाएगा। और नीचे अपना जो है लिमिट z अप्रोचेस टू 0 z एफ जेड आ जाएगा। ये जो पूरी की पूरी लिमिट्स हैं ये कैंसिल कर जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पे z की वैल्यू 0 रख दोगे तो g ऑफ 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, इतना ही कर लें, क्या कहते हो, काफी देर होगी, 1.5 घंटा हो गया, इतना ही कर लेते हैं ना। तो बचे हुए जो 26 सवाल है वो मैं कल करा दूंगा, कल इसके बचे हुए 26 सवाल कर लेंगे। मेरे को उम्मीद है कि मजा आ रहा होगा तुम्हें, वैसे तो तुम्हें स्वाद आ रहा होगा, बट इतना ही कर लेते हैं। ठीक है, बचे हुए जो 26 क्वेश्चन है वो मैं कल कराऊंगा। उसका कारण है क्योंकि आगे के जो 26 क्वेश्चन है उसके अंदर नेट के पीवाईक्यूज हैं, उसके अंदर सारे के सारे जो है अब नेट के सवाल आएंगे। तो नेट वाले जो सवाल है वो मैं शांति से कराना चाहता हूँ, यहाँ से नेट के सवाल शुरू है, ये नेट के क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये नेट वाले जो क्वेश्चन है ये हम कल करेंगे। नेट वाले क्वेश्चंस को मैं शांति से करवाना चाहता हूँ, उनमें थोड़ी 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 छोटी छोटी बातें, वैसे है इजी, है इजी। ठीक है, तो नेट के क्वेश्चन है वो मैं कल कराऊंगा, कोई नहीं, कल 15 मिनट लगेगी मैक्सिमम से मैक्सिमम। सर आज गेट के क्वेश्चन लगा रहे थे सर, हवा नहीं आ रही थी, मतलब समझ नहीं आ रहे थे। देखो गेट के अगर क्वेश्चन लगाने हैं तो 2018-19 से पहले के लगाओ, 20 से पहले के, उसके आगे का मत लगाओ। अगर तुम्हें नेट के क्वेश्चंस भी लगाने हैं तो 2020 से पहले के लगाओ, उसके आगे मत लगाओ। ठीक है, उसके आगे के मत लगाओ, उसके आगे के हमारे रिलेवेंस में नहीं है। अगर नेट और गेट के सवाल करने हैं तो 2020 के पीछे के करो, वहां लेवल जो था वो हम कर सकते हैं, आगे कॉम्प्लिकेटेड बहुत हो गया लेवल, अब तो बहुत हाई फाई लेवल आता है नेट और गेट का। ठीक है, तो जो हमें मतलब नहीं है उनको फिर क्यों चक्रों में पड़ना है। ठीक है, तो नेट और गेट के क्वेश्चन करो तो 20 से पीछे के। तो चलो अब कल मिलते हैं, मेरे को उम्मीद है क्लास मजेदार लगी होगी, कल मिलते हैं, कल इसको निपटाएंगे, कल फिर तुम्हारा नया टॉपिक भी शुरू करना है। ठीक है, चलो बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू।